PYQ सॉल्व करेंगे। बीटेक और नर्सिंग मैंने दोनों बैच से क्वेश्चंस निकाले, वो क्वेश्चंस निकाले जिनका अप्रोच थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो वो मैं करवा दूंगी। एंड जो आउट ऑफ एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी के फॉर्मूले से बाहर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सब मैं निकाली हूँ। ऐसे अराउंड 15-20 क्वेश्चंस निकाली हूँ, वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, वेट, लेट मी प्रेजेंट द स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है सबको? गुड, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। चलो, ओके, स्क्रीन विजिबल है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहीं फिर से नेटवर्क इशू ना हो जाए, इससे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज, ये क्वेश्चंस आई गेस स्क्रीनशॉट तो नहीं होगा आप लोग में, बट आप लोग बोलोगे तो मैं भेज दूंगी, बिकॉज अभी लिखने का जरूरत नहीं है। या अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। चलो, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि द पावर ऑब्टेन्ड इन अ रिएक्टर यूजिंग यूरेनियम 235 डिसइंटीग्रेशन इज 1000 किलोवाट। मतलब इसमें पावर आपका दिया है 1000 किलोवाट। द मास TQ ऑफ यूरेनियम 235 पर आवर इज, मतलब टाइम इज 1 आवर। 1 आवर को सेकेंड में करेंगे तो कैसे होगा? 1 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो दिस विल बी 3600 सेकेंड्स। अब हमें निकालना है द मास TQ ऑफ यूरेनियम 235 पर आवर इज। सो हम यूज करेंगे मास एनर्जी इक्विवेलेंस, जो आइंस्टाइन का इक्वेशन है, E इक्वल्स टू mc²। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसमें हमें मास निकालना है, m। C हमें पता है 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड, एंड ये निकालना है, ये E इज एनर्जी। नाउ एनर्जी और पावर का रिलेशन क्या है? पावर इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम, ये रिलेशन है पावर और एनर्जी का। तो E इक्वल्स टू P इंटू T हो जाएगा। T इज हमारा 1000 किलोवाट, 1000 इंटू 10⁻³ इंटू टाइम इज 3600 सेकेंड्स। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 3.6 इंटू 10⁹ जूल्स एनर्जी है, तो ये जूल्स हो। तो हमें एनर्जी मिल गया। अब हम यूज करेंगे E इक्वल्स टू mc², तो m इक्वल्स टू E/c²। तो 3.6 इंटू 10⁹ बाई 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा अराउंड, देखना, 0.4 इंटू 10⁻⁻7 kgs। ना ऑप्शंस में माइक्रोग्राम में है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 में हमें करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके साथ मतलब इसको हमें माइक्रोग्राम में करना है, मतलब इसको 10⁻⁻6 करना है हमें। तो 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 40 इंटू 10⁻,
ओके नो, पहले सॉरी पहले केजी में है, इस समय इसमें करना पड़ेगा, ग्राम में करना पड़ेगा, देन माइक्रोग्राम में करना पड़ेगा। वही मैं सोच रही हूँ कि कुछ मिस्टेक हो रहा था। ओके, ग्राम में करेंगे तो 0.4 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू कितना होगा 10 टू द पावर 3, ये हो जाएगा ग्राम में, राइट। अब इसको माइक्रोग्राम में करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 0.4 इंटू 10 टू द पावर -4 ग्राम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन इसको माइक्रोग्राम में करना पड़ेगा, मतलब 10 टू द पावर -6 करना पड़ेगा, राइट। तो क्या करेंगे इसके लिए, 0.4 इंटू 10 टू द पावर जस्ट अ सेकंड, कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना। लेट मी चेक, रुक जाओ एक बार देख लेती हूँ। 9 टू द पावर -7 this will be 40 माइक्रोग्राम्स। जस्ट ये होता है 1 kg होता है आपका इक्वल टू, ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स थोड़ा ध्यान आपको भी देना होगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। 1 kg इक्वल्स टू आपका 10 टू द पावर 3 ग्राम्स होता है, एंड देन उसमें 10 टू द पावर 6, तो 10 टू द पावर 9 माइक्रोग्राम्स होगा 1 kg इक्वल्स टू, राइट। ये होगा 1 kg। तो हम लोग अगर डायरेक्टली केजी से माइक्रोग्राम कन्वर्ट करेंगे, बीच का ये स्टेप्स अगर नहीं करें, देन हो जाएगा ये 1 kg इतना हो जाएगा। तो इससे हम लोग 0.4 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर 9 ये कर सकते हैं डायरेक्टली। केजी से माइक्रोग्राम पहले कन्वर्ट कर लिए, देन उसको इसमें पुट कर देंगे, तो इससे आ जाएगा हमारा 10 टू द पावर 2 होगा ना, तो 40 इसको करेंगे तो ये होगा 10 टू द पावर 2, तो इसलिए ये 40 हो जाएगा, देन माइक्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये कन्वर्जन थोड़ा सा देख लेना, अगर भूल गए या ऐसा कुछ तो आप इसको याद करके रख लेना कि 1 kg इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइक्रोग्राम्स, बट ये कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप इससे समझ सकते हो, अगर मैं इसको दिखा दूं, 10 टू द पावर 9 माइक्रोग्राम्स कितना होगा, कितना ग्राम्स होगा, 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -6 ग्राम्स। अब 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर -6 क्या होगा, 10 टू द पावर 3 ग्राम्स। 10 टू द पावर 3 ग्राम्स कितना होता है, 1 kg, तो इसलिए ये आया 1 kg इक्वल्स टू 10 टू द पावर 9 माइक्रोग्राम्स। ठीक है, तो आप इस तरह से भी करके कर सकते हो। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18th क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, द डेसिमल नंबर 23 इज इक्विवेलेंट टू द बाइनरी नंबर, कौन सा होगा ऑप्शंस में से। तो ये डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल, ये कन्वर्जन आया है पिछले आई गेस 2 से 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आया है। ठीक है, तो मैं ये कन्वर्जन आपको बता देती हूँ कैसे करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब 0 से 9 तक लेकर जो भी नंबर्स होते हैं उसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, और बाइनरी मतलब 0 एंड 1 जो कंप्यूटर्स या डिजिटल सर्किट्स में यूज होता है, राइट। इतना पता है आपको शायद कि बाइनरी 0 एंड 1। मैम आप ये क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा। ओके फाइन, PDF आफ्टर दिस लेक्चर, ये जो मैं लिखवा रही हूँ इसका PDF मैं भेज नहीं पाऊंगी, फिर जो क्लास कर रहा आपको उनसे लेना पड़ेगा, इसका PDF में बना नहीं पाऊंगी, इसलिए लिख लेना। ओके, सो बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन एंड बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन, ये थोड़ा सा देख लो। मान लो आपको दिया गया कि 13, ये एक डेसिमल नंबर है,
इसको इस तरह से 10 करके रिप्रेजेंट करते हैं। 10 क्यों, 0 से 9 तक जो नंबर्स है वो 10 है, 10 नंबर्स है, एंड 0 और 1 में 2 नंबर्स है, इसलिए इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 13 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करना है, इस तरह लिखना 13। अब इसको जैसे एलसीएम निकालते हैं हम लोग उसी तरह से करना है, बट 2 से करना है हमेशा, ठीक है। तो 2 6 से 12 बचा कितना, रिमाइंडर 1। अगेन 2 3 से 6 बचा कितना, रिमाइंडर 0। अगेन 2 1 से 2 बचा कितना, रिमाइंडर 1। अगेन 2 0 से 0 बचा कितना, रिमाइंडर 1। 0 के बाद नहीं करना है, 0 तक करना होगा आपको, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको नीचे से लेके ऊपर तक का नंबर लिखना होगा, 1 1 0 1। ये हो जाएगा 13 का बाइनरी नंबर, इस तरह से निकालना होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो 23 का निकालने बोला है, तो हम लोग 23 का निकालते हैं। आप लोग भी कीजिए, 2 से करेंगे, 2 1 से 2 2 1 से 2, 11 2 से 22 बचा कितना, 1। 2 5 से 10 बचा कितना, 1। 2 2 से 4 अगेन 1। 2 1 से 2 0, 2 0 से 0 1। तो नीचे से ऊपर 1 0 1 1 1। दिस इज द बाइनरी ऑफ 23। तो देखो ऑप्शन नंबर डी 1 0 1 1 1, तो ये होगा आंसर, ठीक है। अब सिमिलरली आपको बाइनरी से भी डेसिमल कन्वर्ट करने बोल सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ ले लेती हूँ, नंबर 1 1 1 0, ये नंबर ले लेती हूँ, ठीक है। इस केस में आपको जब कन्वर्ट करना होगा डेसिमल में, तो क्या करेंगे हम लोग, 1 1 1 0, ठीक है। 0 इंटू 2 टू दी पावर 0, 1 इंटू 2 टू दी पावर 1, 1 इंटू 2 टू दी पावर 2, 1 इंटू 2 टू दी पावर 3। जो भी नंबर है 1 है तो यहाँ पे 1 लिखा है मैंने, 1 है यहाँ 1 लिखा है, अगेन 1 है 1 लिखा है। 0 रहेगा तो आपको 0 लिखना है, यहाँ 0 है तो मैंने 0 लिखा है। उसके साथ मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, 2 टू दी पावर 0 1 2 3, इस तरह से सीरीज में। और भी आगे रहेगा तो 2 टू दी पावर 4, इस तरह से लिखना है। अब 1 इंटू 2 टू दी पावर 3 कितना होता है, 8। 1 इंटू 2 स्क्वायर कितना होता है, 4। 1 इंटू 2 टू दी पावर 1 इज 2, एंड ये 0। तो इन चारों को आप ऐड करेंगे, कितना होगा, 8 9 10 11 12 13 14। तो ये 14 का बाइनरी नंबर है, तो डेसिमल नंबर हमें मिल गया 14, ठीक है। इस तरह से अब एक क्वेश्चन आया था इस तरह से 1 1 0 1 0 0.101, इस तरह से आया था। अब पॉइंट रहा तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, पॉइंट के हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर पॉइंट नहीं रहा तब आप डायरेक्टली कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, 0.00, तो ये 0 का तो कोई मतलब नहीं है। अगर पॉइंट के बाद कुछ नंबर रहा तब आप पॉइंट के लेफ्ट साइड से शुरू करोगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, 0 इंटू 2 टू द पावर 0, 1 इंटू 2 टू द पावर 1, 0 इंटू 2 टू द पावर 2, 1 इंटू 2 टू द पावर 3, 1 इंटू 2 टू द पावर 4। देन पॉइंट के राइट साइड जाएंगे। अब क्या करेंगे, 1 इंटू 2 टू द पावर -1, क्योंकि 0 से कम क्या होता है, -1। देन 0 इंटू 2 टू द पावर -2, देन 1 इंटू 2 टू द पावर -3, और भी आगे रहा तो -4 -5, ऐसे करके आपको करना है, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट हो जाएगा 16, दिस इज 8, दिस इज 0, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0। देन दिस इज 2, ये भी अगेन 0 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, 1 इंटू 2 टू द पावर -1, मतलब 1 इंटू हाफ, मतलब 0.5, तो ये 0.5 होगा, ये अगेन 0 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, 1 इंटू 2 टू द पावर -3, उसका मतलब 1/2 टू द पावर 3, मतलब 1/8 होगा। 1/8 इज 0.125, ठीक है। तो ये 0.125। अब सबको ऐड करना पड़ेगा, सब ऐड करोगे तो ये वाला पार्ट आपको मिलेगा 26। देन आगे पॉइंट वाला पार्ट ऐड करोगे तो हो जाएगा
2625. तो दिस इज द आंसर 26.625 इन डेसिमल सिस्टम. ठीक है, तो ये चीज याद रखना. ये दोनों समझ गए होंगे आप लोग. ओके. अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो. 19 क्वेश्चन इज व्हेन द रूम टेम्परेचर, just a second. Okay, when the room temperature becomes equal to the dew point, the relative humidity of the room is. ठीक है, तो ये जो ड्यू पॉइंट होता है ना, ड्यू पॉइंट इज एक्चुअली द टेम्परेचर एट विच, जिसमें मतलब एयर जो होता है एक पर्टिकुलर, जस्ट लिख देती हूँ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें जो एयर है हमारा वो पूरा सैचुरेट हो जाता है विथ वाटर वेपर. ठीक है, एयर बिकम सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर. मतलब एयर में और वाटर वेपर वो एयर होल्ड नहीं कर पाता, उस टेम्परेचर को बोलते हैं ड्यू पॉइंट. ठीक है, तो जब रूम टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट इक्वल हो जाते हैं उस टाइम रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होगा रूम का वो हो जाता है 100%. तो ये क्वेश्चन आपका इसे एक साल में आया था आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन. ठीक है, तो दैट विल बी 100% इसका आंसर. ओके, नेक्स्ट है हमारा two spheres of equal masses but radii r1 and r2, one allowed to fall in a liquid of infinite column. The ratio of the terminal velocities is. मतलब इसमें थोड़ा ब्लर है, शायद आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा. So इसमें क्या है, दो स्फीयर है जिसका मास सेम है बट रेडियस अलग अलग है. एक r1 है, एक r2 है. अब दोनों को हम लोग एक लिक्विड कॉलम में ड्रॉप किए. अब क्या होगा, एक पॉइंट जब लिक्विड में ड्रॉप करते हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी होता है जो भी हम स्फीयर को ड्रॉप करेंगे, तो दोनों जो स्फीयर्स है उसका टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो चाहिए. ठीक है, तो इसका हम लोग मान लेते हैं v1 है, v2 है, तो v1 बाई v2 हमें निकालना है. राइट, तो इसके लिए हम लोग पहले टर्मिनल वेलोसिटी का ये देखेंगे, इक्वेशन देखेंगे. क्या था, vt इक्वल्स टू 2/9 r स्क्वायर रो एस माइनस रो एल, मतलब सॉल्ट ये स्फीयर का, ये लिक्विड का, g बाई ईटा. ये था इक्वेशन टर्मिनल वेलोसिटी का. नाउ इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, ओनली r और डेंसिटी ये दोनों को हम लोग अलग कर सकते हैं, बाकी तो सब कांस्टेंट है. तो इस तरह लिख सकते हैं vt इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर रो एस माइनस रो एल. फाइन. नेक्स्ट क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि मतलब डेंसिटी वाला पार्ट देखेंगे. क्या है डेंसिटी, जो स्फीयर है उसका डेंसिटी क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम. राइट, अब वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब वो लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसमें भी देखो मास तो कांस्टेंट है और 4/3 पाई कांस्टेंट है, तो बेसिकली रो इज प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब. ठीक है, रो एस इज प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब, बाकी सब तो कांस्टेंट है. नाउ हम लोग इसमें क्या अज्यूम करते हैं कि जो लिक्विड का डेंसिटी है वो स्फीयर के डेंसिटी से बहुत कम है. ये डेंसिटी कम है, मतलब रो एल इज मच लेस देन रो एस. स्फीयर का डेंसिटी ज्यादा है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रो एल को हटा देते हैं, नेग्लिजिबल मान के हटा देते हैं. ठीक है, तो हम लोग सिंपली इस इक्वेशन को यूज करते हैं, आर स्क्वायर रो एस. ठीक है, अब इस रो एस को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे. इस साइड में लिख रही हूँ, ये हो जाएगा vt इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर इंटू 1/r क्यूब. नाउ ये r स्क्वायर और ये r क्यूब का ये क्यूब हट जाएगा, तो vt इज प्रोपोर्शनल टू 1/r. तो हमें मिल गया vt और r का रेशियो, तो v1 इज टू v2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r2 इज टू r1. दिस इज द आंसर. इस तरह से करना होगा. ठीक है,
नाउ नेक्स्ट है हमारा मोनोक्रोमैटिक लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर। आई होप किसी को इसमें डाउट नहीं हो, ठीक है? नहीं है? ओके, चलो। तो नेक्स्ट है हमारा मोनोक्रोमैटिक लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर इनटू ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू। ये ग्लास है, ये एयर है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है, एयर का 1 होता है। अब यहाँ से लाइट आ रहा है, आके रिफ्रैक्ट हो रहा है इस साइड। तो यहाँ पे जब एयर में है वहां पे उसका वेवलेंथ है λ1, और जब ग्लास में है तब उसका वेवलेंथ है λ2, राइट? अब जब एयर में है उसका वेलोसिटी इज v1, और जब ग्लास में उसका वेलोसिटी मान लेते हैं v2। अब हमें वेवलेंथ का रेशियो बताना है, ठीक है? रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड वेव्स, मतलब λ1 इज टू λ2, ये पूछा गया है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे वो इक्वेशन जिसमें हमें ये पता है, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़े, एच न्यू इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा ऐसे करके लिखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा होता है। या अगर सी कब होगा? जब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होते हैं, सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। बट अगर स्पीड अगर एयर नहीं होगा तो, जैसे ग्लास है, यहाँ पे एयर भी है ग्लास भी है, तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट इज सी, बट ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है, तो उस टाइम हम लोग सी के जगह वी भी लिख सकते हैं। जो भी वेलोसिटी होगा उसको वी भी लिख सकते हैं। तो न्यू इज फ्रीक्वेंसी, न्यू इक्वल्स टू वी बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं, और अगर एयर में है तो सी बाई लैम्डा हो जाता है। तो हम दो इक्वेशन निकालेंगे, एक एयर के लिए एक ग्लास के लिए। पहले एयर के लिए देखेंगे। एयर के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा? C इक्वल्स टू λ1 न्यू हो जाएगा। एंड देन हम लोग ग्लास के लिए देखेंगे। ग्लास के लिए क्या हो जाएगा? V इक्वल्स टू λ2 न्यू, ये हो जाएगा। अब हमें रेशियो तो मिल जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, न्यू न्यू कैंसिल हो जाएगा, λ1 बाई λ2 मिल जाएगा। बट हमें रेशियो चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू। तो अब C बाई वी और न्यू का एक रिलेशन देखना पड़ेगा। तो हम लोग ये रिलेशन भी देखे थे कि V इक्वल्स टू C बाई न्यू, ये एक रिलेशन था हमारा ऑप्टिक्स में, हम लोग देखे थे, राइट? तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे V के जगह। तो V के जगह क्या पुट करेंगे? C बाई न्यू। अब ये न्यू ऊपर चला जाएगा, C कैंसिल हो जाएगा, तो λ1 बाई λ2 इक्वल्स टू न्यू बाई 1 लिख सकते हैं रेशियो के लिए। तो दिस इज द आंसर, न्यू इज टू 1 इज द आंसर। इस तरह से आपको 2-3 फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, याद रखना पड़ेगा फॉर्मूले, समझना, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कौन सा यूज किया जाए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है? थोड़ा डिफरेंट वे में भी आया है, कभी सर्कल कभी ट्रायंगल, ठीक? तो वो ट्रायंगल वाला भी मैं बता दे रही हूँ कैसे करना है। देखो, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज बेंट इनटू अ सर्कल। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। अब इसको एक सर्कल के फॉर्म में हम लोग बेंड कर दे रहे हैं। The resistance between the ends of a diameter of the circle is, मतलब ये डायमीटर है, तो बोल रहा है कि इस डायमीटर के एंड्स के बीच में रेजिस्टेंस कितना है। मतलब अगर हम यहाँ पे एक सर्किट मान लो कनेक्ट कर दे इस तरफ, राइट? तो तब ये रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हमें बताना है। अब क्या होगा? वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम था, उसको हम लोग एक सर्कल के फॉर्म में बना दिए, तो ये पूरा रेजिस्टेंस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। मतलब ऊपर वाला पार्ट जो है उसका रेजिस्टेंस अब 2 ओम है, फिर जो नीचे वाला पार्ट है उसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, 2 में बढ़ गया। तब क्या हुआ? 2 ओम 2 ओम 2 रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में कनेक्टेड है, आपको दिख रहा है?
अगर हम लोग इसको इस तरह से बनाएंगे, एक 2 ओम ऐसे बना देंगे, एक 2 ओम ऐसे बना देंगे, ये इसके ऐसे सिमिलर चीज है जो इसमें बना हुआ है। तो ये पैरेलल कनेक्टेड है, तो सिंपली पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, दैट इज 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2। हाफ और हाफ 1 हो जाता है, तो r इक्विवेलेंट इज 1 ओम। तो हमारा आंसर इज 1 ओम। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया है कि एक वायर है मान लो 3 ओम का, ठीक है। अब ये एक वायर है 3 ओम का, उसको एक ट्रायंगल के फॉर्म में बेंड किया जा रहा है, बोला जाता है, ठीक है, इस तरह से। और बोल रहा है कि ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड्स के बीच में इक्विवेलेंट बताइए, मतलब मान लो इस तरह 2 साइड्स। अब ऐसे बनाना, अब क्या हो रहा है, हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ट्रायंगल में, मतलब हर एक पार्ट हो जाएगा 1 ओम। 3 पार्ट में हर एक पार्ट हो जाएगा 1 ओम। तो अब इसको अगर आप बनाओगे तो आपको कुछ इस तरह दिखेगा, एक 1 ओम, अगेन एक 1 ओम, अगेन एक 1 ओम इधर, देन नीचे भी एक 1 ओम, तो 1 ओम 1 ओम 1 ओम, इस तरह का कॉम्बिनेशन दिखेगा। तो इसमें आप क्या देख सकते हो, ये 2 सीरीज में है एंड ये इसके साथ पैरेलल में है। तो पहले सीरीज वाला अगर बना लेंगे तो कैसे होगा, 1 + 1 2 ओम, ये 2 ओम हो जाएगा, इसके नीचे 1 ओम हो जाएगा। अगेन इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओ 2 और 1 का एंड इक्विवेलेंट निकाल लो। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, जो भी शेप दिया रहेगा आपको थोड़ा समझना होगा वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, उस हिसाब से आपको सॉल्व करना होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 16 इज, a full wave rectifier is fed with AC mains of frequency 50 Hz. Okay, the frequency equals to 50 Hz. Input frequency. What is the fundamental frequency of the rectified signal? मतलब output frequency पूछ रहा है। अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि इनपुट हमारा AC सिग्नल होता है, पहले तो ऐसे AC सिग्नल होता है, जब ये हो गया इनपुट, जब वो रेक्टिफाई होके निकलता है, फुल वेव रेक्टिफाई होके निकलता है, हाफ वेव में अलग होता है, फुल वेव में अलग होता है। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, AC से DC कन्वर्ट होता है। अब DC में जब कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, इस तरह होगा। फिर जो ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, अगेन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव पार्ट तो इस तरह रहेगा, बट जो नेगेटिव पार्ट है वो भी पॉजिटिव हो जाता है फुल वेव रेक्टिफायर में। देन अगेन पॉजिटिव वाला तो रहेगा, देन अगेन नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो जाता है। दिस इज द, ये होता है हमारा फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ओके, तो पूछ रहा है कि इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आप इसमें अगर देखो, एक वेव इनपुट में अगर आप देखो तो एक वेव कैसे हो रहा है, यहाँ से, को दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से ऐसे यहाँ तक जा रही है, दिस इज 1 वेव। अगेन फिर ये सेम चीज यहाँ रिपीटेड हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इतना यहाँ से यहाँ तक लेके सिर्फ एक वेव बन रहा है, बट आउटपुट में अगर आप देखो तो एक वेव कौन सा है, एक यहाँ से यहाँ। पीरियोडिक मोशन पता है ना कि कैसे होता है, हम लोग हर एक जो रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं उसको ऐसे एक एक काउंट करते हैं, तो ये 1, दिस इज 2, दिस इज 3 थर्ड, दिस इज 4th, ऐसे। तो आप देख सकते हो कि वेट अ सेकंड, हाँ, तो आप देख सकते हो कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक एक वेव है, बट सिमिलरली आउटपुट में इस पोजीशन से इस पोजीशन तक सेम पोजीशन ले रही, 2 वेव्स, 2 रिपीटेड पैटर्न्स है ना, यहाँ पे एक रिपीटेड पैटर्न है। तो उस तरह से आपको लिखना है कि F आउटपुट हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ F इनपुट इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स हो जाता है आउटपुट उसका फ्रीक्वेंसी। तो 2 × 50 इज 100 हर्ट्ज। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट इज हमारा 17th क्वेश्चन। An electric bulb has a rating of 500 watt. ये थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है।
लेंदी नहीं है बट कंफ्यूजिंग लग सकता है। देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज अ रेटिंग, एक बल्ब है जिसका रेटिंग है, पावर रेटिंग है 500 वॉट एंड वोल्टेज वाला रेटिंग है 100 वोल्ट। ओके, सो अब बोल रहा है कि इट इज यूज्ड इन अ सर्किट हैविंग अ 200 वोल्ट सप्लाई। मतलब अब उसका हम लोग एक सर्किट पे लगा रहे, जहाँ पे ऐसे एक बल्ब को लगा रहे, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक 200 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं, राइट। सो बोल रहे, फिर पूछ रहे व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द बल्ब सो दैट इट डिलीवर्स 500 वोल्ट। ओके, सो नाउ ये जो पावर रेटिंग है इलेक्ट्रिक बल्ब का, इसका मतलब क्या होता है कि जब हम लोग उस बल्ब में 100 वॉट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, तब वो उसका पावर आउटपुट क्या होगा, 500 वॉट। ठीक है, तो इससे हम लोग पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे। पावर का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर बाई आर है, तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी। तो वी स्क्वायर इज 500, ओ सॉरी 100 स्क्वायर बाई 500, तो इससे हमारा रेजिस्टेंस आएगा 100 बाई 5 इज 20 ओम आएगा। तो बल्ब का रेजिस्टेंस है 20 ओम, तो अब हम बल्ब की जगह एक रेजिस्टेंस बना देते हैं। ठीक है, ये है 20 ओम का रेजिस्टेंस, राइट। अब क्या बोल रहा है कि 200 वोल्ट दिया है, हम लोग दिए तो 200 है, 100 तो दिया नहीं है, बट इसको चाहिए 100। तो अब बाकी का 100 क्या होना चाहिए, कहीं तो जाना चाहिए, 200 है ना, तो टोटल तो 200 होना चाहिए। बल्ब तो 100 ले रहा है, बाकी 100 भी किसी को चाहिए, तो वो एक और रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट कर देंगे, एक और कर देंगे, तो वो बाकी जो 100 है वो दूसरा रेजिस्टेंस ले लेगा। तो ये जो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर रहे हैं, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि कितना कनेक्ट करेंगे कि बल्ब को 100 मिल जाए एंड बाकी रेजिस्टेंस 100 ले लो, ये पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए मैं बोली थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकती है, ये आपको समझना होगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, हमें ये चाहिए, क्या बोलते हैं, ये आर जो मैंने लिखा है उसका वैल्यू चाहिए। तो हमारा पहले इस केस में करंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो करंट मिल जाएगा, देखो V पता है, R निकालना है, क्या चाहिए, V इक्वल्स टू आई आर, V पता है, R निकालना है, तो I पहले चाहिए होगा, तो निकल जाएगा हमारा R, तो पहले I निकाल लेंगे। ठीक है, तो I इक्वल्स टू P, पावर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, P बाई V होता है ना, P इक्वल्स टू आई वी आई, ये भी होता है, और P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर भी होता है, राइट। तो क्या करेंगे, I इक्वल्स टू P बाई V, P इज 500 बाई V, V इज 100, तो ये हो जाएगा 5 एम्पेयर, मतलब करंट P जाना चाहिए 5 एम्पेयर। ठीक है, तो इससे हम लोग ये जो P और V हमारा दिया हुआ है, इससे हम लोग दो चीज निकाले, पहले तो बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लिए, दूसरा उससे करंट कितना जाना चाहिए। ठीक है, तो सर्किट में मतलब वही करंट होना चाहिए 5 एम्पेयर। नाउ अब ये रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा R इक्वल्स टू, मैं उसको R करके लिख रही हूँ, R इक्वल्स टू V जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो वाला V बाई I, तो V कितना सप्लाई कर रहे, 200 बाई 5, तो हमारा 40 ओम, मतलब हमें यहाँ पे 40 ओम का एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तब ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एंड बल्ब पावर देगा 500 वॉट। इसलिए मैं ये सब क्वेश्चंस चूज की हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग साइड में है, इसलिए। ओके, अब 7th क्वेश्चन इज, किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक में?
आवाज आ रही है ना मेरी? कुछ कोई रिप्लाई करो तो समझ आएगा, अगेन फिर कुछ इशू हो जाएगा तो दिक्कत है, मैं बोलते रह जाऊंगी। ओके, seventh question is the converging lens is used to form an image on a screen. It is the if the upper half of the lens is covered by an opaque screen, then मतलब एक लेंस है इस तरह से, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस। अब ये एक लेंस यूज कर रहे हैं हम लोग एक स्क्रीन में इमेज बनाने के लिए, बट बोला जा रहा है कि अपर हाफ जो है, ये जो लेंस है इसका ऊपर का जो हाफ है, इसको हम लोग एक ओपेक स्क्रीन से कवर कर दे रहे हैं। मतलब अब यहाँ से कुछ नहीं होगा, ये वाला पार्ट लेंस जैसा काम नहीं करेगा, ओपेक स्क्रीन से ढक देंगे उसका मतलब उससे तो कुछ रिफ्रैक्शन वगैरह होगा नहीं, राइट। तो अब बोल रहा है कि जो इमेज बनेगा उस पर क्या इफेक्ट होगा। ऑप्शन से देखो, हाफ द इमेज विल डिसअपियर, मतलब आधा इमेज बनेगा, बोल रहा है आधा इमेज बनेगा आधा नहीं बनेगा, पहला ऑप्शन है। दूसरा इज कंप्लीट इमेज विल बी फॉर्म, दूसरा बोल रहा है कि पूरा का पूरा इमेज बनेगा। तीसरा बोल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल डिक्रीज, बोल रहा है कि इमेज का जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा। और डी इज नन ऑफ दीज। तो क्या होगा कि जब ये लेंस है, ये मान लो लेंस है, इसका ऊपर पार्ट अगर ढक दिए, ये थोड़ा सा ज्यादा ठीक बना दी मैं, लेंस को थोड़ा पतला बनाने दो, ठीक है। तो इसका ऊपर पार्ट मैं कवर कर दी। अब ये मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, राइट। तो लेंस में यूजुअली क्या होता है कि ऑब्जेक्ट से मान लो इधर से ऐसे रेज गया, देन ये ऐसे फोकस से पार होता है, देन अगेन अगर इधर से गया तो ये इस तरह से पार होगा, तो इस तरह से जो यहाँ पे पॉइंट मीट करेगा वहां पे फिर बनता है इमेज, राइट। इस तरह से बनता है। बट अब क्या होगा कि ये जो ऊपर से जो रे जा रहा है वो तो नहीं करेगा रिफ्रैक्ट, क्योंकि ऊपर का पार्ट तो ढका हुआ है, तो ये बनेगा नहीं। राइट, ऊपर से तो जाएगा नहीं, बट सिर्फ ऊपर और इधर से थोड़ी जाता है, बाकी हर तरफ से रेज जाएंगे नीचे से भी जाएंगे, जो इस तरह से जाएंगे वो इस तरह से पार होंगे, ऐसे भी रेज जाते हैं, पूरे लेंस से रेज पास होते हैं ना, एक या दो तो नहीं होते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज पास होते हैं, तभी एक इमेज बनता है। तो ऊपर से जो लाइट रेज जाएंगे वो तो पास नहीं होंगे, बट नीचे से जो जाएंगे वो तो होंगे ना पास। तो क्या होगा, हमें इमेज तो पूरा मिल जाएगा, जैसा है वैसा ही मिलेगा, बट थोड़ा सा इंटेंसिटी कम होगा, क्योंकि ऊपर का जो लाइट रे है वो नहीं जा पा रहा है, बस नीचे वाला जा पा रहा है, तो इंटेंसिटी थोड़ा घट जाएगा, बाकी इमेज पूरा बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज सी, इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल, ओके, इमेज विल डिक्रीज होगा, शायद इंक्रीज नहीं, ओके, नहीं, अच्छा, एक ऑप्शन मैं देखी थी दूसरा क्वेश्चन में, एक्चुअली उसमें डिक्रीज था, इसमें देखो थोड़ा सा ये बनाया हुआ है और किसी ने इसको करेक्ट किया है। एक सेम क्वेश्चन दूसरे पेपर में भी आया था, उसमें था इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल डिक्रीज, तो इसमें देखो इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल इंक्रीज है, तो ये गलत ऑप्शन है, इसको मत चूज कर देना, थोड़ा इसको ध्यान देना। हाँ, ये इंक्रीज नहीं होगा, अगर डिक्रीज रहा तो इसको आपको चूज करना है, इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल डिक्रीज, बट यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा, क्या होगा, दिस होगा, ये होगा कि कंप्लीट इमेज विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। बट अगर ऑप्शन यहाँ पे डिक्रीज होता तो ये सही होता, किसी एक पेपर में डिक्रीज भी था, तो तब आपको डिक्रीज वाला चूज करना, अगर डिक्रीज करने के इंक्रीज है तो दूसरा वाला चूज करना, दैट इज कंप्लीट इमेज विल बी फॉर्म्ड। ओके, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है हमारा कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस है, इसी एक पेपर में आया था बहुत सारा, लाइक थ्योरी डायरेक्ट क्वेश्चंस,
ये कौन क्या लिख रहे हो? ऑल के सी विल बी द राइट आंसर। नहीं, हाँ देखो सी थोड़ा सा वो स्टूडेंट जल्दी में सी लिख देते हैं क्योंकि वो देखते नहीं इंक्रीज है फिर डिक्रीज। हाँ कुछ तो मिरर या लेंस किसी का था, मुझे उतना याद नहीं है, बट मैं सिमिलर टाइप का ये क्वेश्चन चूज की हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा इंटेंसिटी वाला ऑप्शन सही से रीड करके चूज करना, ऐसे नहीं इंटेंसिटी दिया है चूज कर लिया उसमें इंक्रीज लिखा है, गलत हो जाएगा। सो 42 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कि विथ फॉल ऑफ टेम्परेचर द फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ अ सेमीकंडक्टर। इसमें बोल रहा है कि याद आप लोग अगर पढ़े हो वो सेमीकंडक्टर में बैंड एनर्जी बैंड्स, वो पढ़ना जरूरी भी है, उससे क्वेश्चन आए हैं एक दो और। तो ये आपको पता है ये कंडक्शन बैंड होता है, ये वैलेंस बैंड होता है, एंड कंडक्टर्स में ये ओवरलैप रहते हैं ऑलमोस्ट। सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा एनर्जी गैप रहता है एंड इंसुलेटर्स में बहुत एनर्जी गैप रहता है, राइट। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, तो यहाँ जो मेंशन है फॉरबिडन एनर्जी गैप वो ये वाला पार्ट है। अब बोल रहा है कि विथ फॉल इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है या कुछ भी नहीं होगा। तो ये क्या होता है, इसका ऑप्शन होगा आपका इंक्रीज। टेम्परेचर जैसे जैसे फॉल करेगा एक्चुअली होता क्या है, जो लैटिस वाइब्रेशंस है वो डिक्रीज करता है। ये आपको भी पता होगा शायद कि जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वाइब्रेशंस बढ़ने लग जाते हैं, लैटिस वाइब्रेशंस, है ना। तो टेम्परेचर जैसे जैसे घटाएंगे वो लैटिस वाइब्रेशंस कम होने लगेंगे, राइट। तो उस वजह से जो एटॉमिक स्पेसिंग होता है बेसिकली वो चेंज हो जाता है, राइट, जिसके वजह से आप समझो कि ये एनर्जी गैप इंक्रीज होता है। ठीक है, ये वाला इंक्रीज होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, अपने लॉजिक से एक चीज समझ सकते हो। अगर एक सिंपल लॉजिक ये लैटिस वाइब्रेशंस एंड ऑल अगर आप नहीं समझना चाहो तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर ये जो बीच में है ये एक एनर्जी गैप है ना, तो एनर्जी देना पड़ेगा आपको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस कंडक्शन में भेजने के लिए। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को घटाएंगे तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगा जाने के लिए, है ना। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका वाइब्रेशंस बढ़ेगा तो वो ज्यादा जल्दी जाएगा कंडक्शन बैंड में, ऐसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, बट अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो उसका जैसे बोला गया लैटिस वाइब्रेशंस कम होगा तो वो जाएगा नहीं ज्यादा जल्दी कंडक्शन बैंड में। तो इसको आप ये भी समझ सकते हो वो जाएगा नहीं मतलब टाइप ऑफ इंसुलेटर हो जाएगा, इंसुलेटर जैसा हो जाएगा कि वो अगर वैलेंस से कंडक्शन ही नहीं जाएगा तो वो तो इंसुलेटर हो जाएगा ना। तो इंसुलेटर्स में क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी का बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड रहता है, इसीलिए तो इसको आप इस लॉजिक से आप समझ के लिख सकते हो सिंपल लॉजिक से कि इसलिए वो इंक्रीज होगा। वरना आप अगर इस चीज को अपने दिमाग में रख सको तो ठीक है कि टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप इंक्रीज करेगा। द नेक्स्ट वन इज which of the following statements is incorrect for the depletion region of a diode। अब पीएन जंक्शन डायोड होता है, ये पी साइड मान लो, ये एन साइड। इसमें क्या होता है, एक डिप्लीशन रीजन होता है बीच में, ये वाला पार्ट डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। क्यों डिप्लीशन रीजन होता है, पी साइड में होल्स ज्यादा होते हैं, राइट। होल्स मतलब बेसिकली जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उसको होल्स कहते हैं, ठीक है। और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जैसे पी और एन को हम लोग मिलाते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये होल्स से अट्रैक्ट होते हैं और वो जाके होल्स में फिट हो जाते हैं। अब जहाँ इलेक्ट्रॉन्स होल्स में चला गया, अब क्या हो जाता है कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स होल्स में चला गया तो ये वाला साइड नेगेटिव चार्ज हो जाता है क्योंकि ये होल्स में चला गया, और जहां से इलेक्ट्रॉन आ गया वो वाला जगह होल्स बन गया, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है।
तो डिप्लीशन रीजन में आपको कुछ इस तरह का फेनोमेना दिखता है, एन साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और पी साइड में नेगेटिव चार्जेस आ जाता है। ये इस चीज को ये एक बैरियर क्रिएट करता है बेसिकली, ठीक है। तो ये हो जाता है, इसलिए इसको इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है उसको कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। तो अब इसमें ऑप्शन सबको देखना पड़ेगा क्या बोल रहा है। हमें पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला है देयर द मोबाइल चार्जेस एग्जिस्ट। दूसरा है इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट मेकिंग द रीजन न्यूट्रल। तीसरा है रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव टेकन प्लेस एंड चौथा है नन ऑफ दीज। तो देखो थर्ड ऑप्शन जो है ये अभी मैंने बताया, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जाके होल्स में वो हो गया, कंबाइन हो गया, तो ये तो ऑप्शन सही है। दूसरा क्या है, हमें इनकरेक्ट वाला बताना है। दूसरा क्या है, इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट। यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना आपको कि डिप्लीशन रीजन में इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन्स आएंगे होल्स में उतना वो वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा और जहां से आएंगे वो पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो इक्वल नंबर होंगे। थर्ड जो पहला ऑप्शन है वो है देयर द मोबाइल चार्जेस एग्जिस्ट। मोबाइल चार्ज मतलब जो फ्री चार्जेस होते हैं बेसिकली, यहाँ के जो चार्जेस होते हैं वो फ्री चार्जेस नहीं होते, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ये सही होगा क्योंकि ये करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट पूछा है तो ये करेक्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए विल बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स का प्रॉपर्टी कौन सा नहीं होता, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि प्रोटॉन्स का देखो एनर्जी क्या होता है, एच न्यू होता है। मोमेंटम क्या होता है, एच बाई लैम्डा होता है। चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। फोटॉन्स न्यूट्रल होते हैं, फोटॉन्स के कोई चार्ज नहीं होते। एंड रेस्ट मास क्या होता है, वो भी जीरो होता है। फोटॉन्स का जो रेस्ट मास है वो जीरो होता है, ये दो जीरो होता है फोटॉन्स का, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस केस में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ फोटॉन्स। तो इस हिसाब से होना चाहिए कि चार्ज भी तो नहीं होता है, मास भी तो नहीं होता है, ये और ये होता है। पूछे कौन सा नहीं होता है, तो दोनों राइट होना चाहिए, बट यहाँ पे दो ऑप्शंस ही दे दिया गया है। तो उस हिसाब से अगर आपके पास ऐसा कुछ दे दिया रहा कि मतलब दोनों ऑप्शन दे दिया रहा तो आप चूज करना ए को, ठीक है, चार्ज को चूज करना। रहना ऐसा नहीं चाहिए था दोनों ऑप्शंस, बट अगर दोनों रहा जैसे इस क्वेश्चन में है तो आप मतलब मोस्ट जो स्टैंडर्ड आंसर होते हैं वो चार्ज को चूज किया जाता है, ठीक है। तो आप उस केस में चार्ज को ही सिलेक्ट करना। अगर इस तरह से दोनों अगर दोनों में से एक रहा तो अब तब तो कर ही लोगे, दोनों रहा तो स्टैंडर्ड आंसर चार्ज को माना जाता है, तो चार्ज को ही चूज करना है। ओके, अब देखो 54th क्वेश्चन, इसमें क्या है, एन अंडर वाटर स्विमर कैन नॉट सी वेरी क्लियरली इवन इन एब्सोल्युटली क्लियर वाटर बिकॉज ऑफ। मतलब एक स्विमर पानी के अंदर क्यों नहीं देख पाता है क्लियरली, ठीक है। तो हम जो नॉर्मली अभी बैठे हैं सब कुछ क्लियरली देख पा रहे होंगे, क्यों, क्योंकि हमारा आई जो है, कॉर्निया जो है, ठीक है, वो और एयर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है। जैसे अगर ये एयर है और ये ग्लास है तो इन दोनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है ज्यादा, तब क्या होता है, लाइट ऐसे आता है और वो रिफ्रैक्ट करता है, ऐसे होता है। तो सिमिलरली ग्लास की जगह मान लो आपका आंख का कॉर्निया है, कॉर्निया, तो इस तरह से होता है, आपके एयर से आपके कॉर्निया पे आता है एंड देन वो रिफ्रैक्ट होके रेटिना पे इमेज बनता है, राइट। तो ये रिफ्रैक्शन होता है तभी आप क्लियरली देख पाते हो सब चीजें, ठीक है। बट जो वाटर, अगर आप पानी के अंदर जाओगे तो क्या होगा, एक सरफेस है वाटर, दूसरा है आपका कॉर्निया। अब इन दोनों के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत
मतलब डिफरेंस बहुत कम है, ऑलमोस्ट सेम है वाटर और कॉर्निया का, ठीक है। तो जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वहाँ रिफ्रैक्शन सही से नहीं होगा। तो पानी और कॉर्निया का सेंस लाइक अराउंड आई थिंक ऐसा होता है 1.3 कितना 1.33 कुछ होता है एंड इसका 1.37 ऐसा कुछ होता है जितना मैं देखी थी। तो ये डिफरेंस बहुत कम है, इस वजह से रिफ्रैक्शन सही से नहीं होता है। एंड जो फोकल लेंथ होता है, आई का जो फोकल लेंथ होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, फोकल लेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो क्या होता है, रेटिना पे इमेज नहीं बन पाता है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा तो फिर रेटिना पे इमेज बन नहीं पाएगा, तो रेटिना पे इमेज बनेगा नहीं तो आप सही से देख नहीं पाओगे, राइट। तो ये होता है पानी के अंदर। तो इसलिए ऑप्शन होगा आपका ये, चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आपका आई लेंस में जो फोकल लेंथ चेंज होता है उस वजह से आप देख नहीं पाते हो, इसीलिए एक गॉगल्स पहना जाता है। स्विमर्स एक गॉगल्स पहनते हैं, क्यों पहनते हैं गॉगल्स? क्योंकि जब इंसान जब एक स्विमर गॉगल पहन लेता है तो क्या होता है, गॉगल्स के अंदर एयर है एंड उसके बाद आपका आंख है, राइट। तो कुछ इस तरह से होता है, इधर वाटर, देन ये होता है आपका गॉगल्स, ठीक है। तो गॉगल्स के अंदर फिर एयर रहता है एंड देन ये आपका कॉर्निया रहता है, ठीक है। तो बीच में एक एयर लेयर आ जाता है, तो वाटर और एयर में रिफ्रैक्शन होगा, देन एयर और कॉर्निया में रिफ्रैक्शन होगा सही से। तो यहाँ पे इस केस में रिफ्रैक्शन सही से हो जाता है क्योंकि एक एयर का लेयर आ जाता है, एयर का लेयर, ठीक है। तो ये लेयर आ जाता है, तो उस वजह से फिर रिफ्रैक्शन सही से हो पाता है एंड सब कुछ क्लियरली दिख पाता है, इसलिए वो गॉगल्स पहना जाता है। अगर आप डायरेक्टली पानी के अंदर बिना कुछ गॉगल्स पहने चल जाओगे तो आप क्लियरली कुछ देख नहीं पाओगे। ओके, अब 57th क्वेश्चन इज मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस, मतलब एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आप याद रखो, अगर एक मैग्नेटिक नीडल को आप यूनिफॉर्म फील्ड में रखोगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होगा, दो चीज उस पर लगेगा, एक होता है फोर्स, एक होता है टॉर्क, ठीक है। फोर्स और टॉर्क में क्या होता है, मान लो ये एक रॉड है, इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया, अब आप यहाँ से एक फोर्स लगा रहे हो, यहाँ से एक फोर्स लगा रहे हो एफ, तो क्या हो गया, ये रॉड घूमेगा, घूमना शुरू हो जाएगा, तो इसमें टॉर्क तो रहेगा, टाउ से रिप्रेजेंट करते टॉर्क रहेगा, जैसे घूमेगा मतलब टॉर्क रहेगा, बट जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर भी फोर्स एफ है, नीचे भी फोर्स एफ है, तो दोनों एफ कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा बट नेट टॉर्क कुछ रहेगा, राइट। इसको कहते हैं टॉर्क और नेट में डिफरेंस। तो जो यूनिफॉर्म जब मैग्नेटिक फील्ड होता है उस केस में फोर्स नहीं रहता है, मतलब नेट फोर्स नहीं रहता है जो मैंने यहाँ पे बताया, बट टॉर्क होता है, ठीक है। बट जब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म नहीं पूछा है। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है कि इसमें फोर्स, नेट फोर्स भी कुछ रहेगा एंड टॉर्क भी रहेगा, ये दोनों कंडीशन आपको याद रखना। नेट फोर्स रहेगा इसका मतलब क्या, कि यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है समथिंग, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है समथिंग, मतलब मान लो यहाँ फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन फॉर एग्जाम्पल और यहाँ लग रहा है 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स क्या हो गया, 5 - 2 दैट इज 3 न्यूटन। यहाँ पे कुछ नेट फोर्स है, जीरो नहीं है, ठीक है, इसलिए फोर्स भी लगेगा टॉर्क भी लगेगा इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म पूछा तो फोर्स नहीं लगेगा, टॉर्क लगेगा ओनली। ओके, नाउ 60th क्वेश्चन, ये इजी है, देखो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज हाफ लाइफ पीरियड 800 ईयर्स, मतलब हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी आप लोग अगर कर लियो अभी तक कर लेना चाहिए, बट अगर नहीं किया तो कर लेना। रेडियो एक्टिविटी में हाफ लाइफ होता है
टी हाफ लाइफ होने का मतलब क्या, अगर इनिशियली एक सैंपल में मान लो n नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियस है इनिशियली, एंड कुछ टाइम के बाद वो n नॉट बाई 2 हो गया, मतलब हाफ हो गया, जितना पहले था उससे हाफ हो गया, तो जितना टाइम के बाद वो हाफ होगा उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका हाफ लाइफ है 800 साल, 800 इयर्स। अब बोले 6400 इयर्स के बाद कितना अमाउंट बचेगा, मतलब 800 इयर्स उसका हाफ लाइफ है, तो 6400 इयर्स के बाद कितना अमाउंट बचना चाहिए। तो इसमें कैसे होगा, पहले मान लो n नॉट था, अब क्या हुआ 800 साल पार हुआ, अब उसका क्या कितना बच गया, n नॉट बाई 2 रहा। ठीक है, अब अगेन 800 साल पार होगा, जब 800 साल पार होगा फिर क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा कितना होता है n नॉट बाई 4। ठीक है, तो टोटल कितना साल हुआ 1600, 1600 इयर्स हुआ ना, हमें 64 तक चाहिए। अगेन नेक्स्ट मैं नीचे जा रही हूँ, ठीक है, अगेन नेक्स्ट कितना 800 साल पार हुआ, अब इसका आधा हो गया, इसका आधा कितना हो गया n नॉट बाई 8, टोटल कितना साल हुआ 1600 प्लस 800 2400, अभी भी बाकी है टाइम, फिर 800 साल हुआ, कितना होगा, अब इसका आधा हो जाएगा n नॉट बाई 16, अब कितना हुआ 32 इयर्स हुआ ना, 3200 इयर्स। कुछ मैं गलत लिखी होगी कैलकुलेशन में तो थोड़ा बता देना मुझे। ओके, अगेन 800 इयर्स पार होगा, अब इसका आधा हो जाएगा n नॉट बाई 32, कितना हुआ 8 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, सही चल रही हूँ मैं आई गेस कैलकुलेशन में, 3 4 5, अभी और चलना पड़ेगा, बट इतना लंबा करना नहीं है एग्जाम में, मैं बता दूंगी, बट ये प्रोसेस होता है। अगेन 800 इयर्स होगा, ठीक है, अगेन 800 इयर्स होगा, अब इसका आधा हो जाएगा n नॉट बाई कितना होना चाहिए 64, तो कितना हुआ 4000 हुआ, 4000 इयर्स प्लस 800 4800 इयर्स हो गया, अभी भी और चलना है 6400 तक चलना है, अगेन 800 इयर्स हुआ, अब फिर इसका आधा हो गया n नॉट बाई 128, अभी तक कितना साल हुआ 48 एंड अगेन 8, मतलब 56 हुआ ना इयर्स। अभी भी 4 5 6 7 8, अब और 800 साल चलना पड़ेगा तब हो जाएगा, 56 नहीं 5600 सॉरी, बस और 800 चलेंगे तो हो जाएगा। अब ऐड करके हो रहा है ना 6400 इयर्स, तो कितना होगा, अब इसका आधा करेंगे तो n नॉट बाई 256, तो दिस इज द अमाउंट जो बचा रहेगा आफ्टर 6400 इयर्स। तो ये होता है प्रोसेस हाफ लाइफ का, हाफ ऑफ होते चला जाएगा। ठीक है, आपको जितना साल तक पूछेगा आपको उतना हाफ ऑफ करते जाना होगा। तो हमारा आंसर इज 256, तो देखो ऑप्शन डी इज 256। ठीक है, बट इतना लंबा प्रोसेस करके आपको नहीं करना है, सिंपल प्रोसेस। आपको 800 साल हाफ लाइफ बोला है, निकालने बोला है 6400 इयर्स। आप क्या करोगे 6400 बाई 800 करोगे, कितना होगा 8 आ रहा है, राइट। तो आप सिंपली एक फॉर्मूले में पुट करो हाफ टू द पावर 8, बस इतना करोगे तो आपको आ जाएगा 1/256 जो भी दिया रहेगा। अगर मान लो दिया रहा 1600 साल बाद कितना हो जाएगा 1600, तो 1600 बाई 8 करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, तो हाफ टू दी पावर 2 करोगे तब कितना होगा 1/4, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपको करना होगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ऐसा क्वेश्चंस आए हैं, बहुत बार आए हैं हाफ लाइफ से। ओके, अब हमारा 15th नंबर क्वेश्चन,
हाँ, तो देखो 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 कैपेसिटर्स है C1 C2 C3, ठीक है, और C1 C2 C3, इन तीनों में सेम चार्ज है Q Q Q, और जो सेपरेशन है बिटवीन द प्लेट्स, मतलब जो D है वो तीनों भी सेम है तीनों के लिए, बट एरिया अलग है। एरिया क्या है, रेशियो में है 1:2:3 के रेशियो में। मतलब अगर मान ले कि 1 2 3 इस तरह से लिख सकते हैं एरिया को, ठीक है, 1A 2A 3A इस तरह भी लिख सकते हैं, ये रेशियो है, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि इस ग्राफ में से कौन सा x y की z कौन सा रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन ऑफ चार्ज Q वर्सेस V ग्राफ है ना, तो कैपेसिटर C1 को कौन रिप्रेजेंट करता है इसमें, एक्स वाई जेड में C1 का कौन सा है होगा वो निकालना है, ठीक है, कि C1 का ग्राफ कौन सा है इसमें ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये फॉर्मूला था। तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो है ही है, तो C इज प्रोपोर्शनल टू A होता है, राइट। तो C1 इज टू C2 इज टू C3, ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू A1 इज टू A2 इज टू A3। अब क्या देख रहे हो आप, A1 जो है वो छोटा है, फिर A2 उससे बड़ा है, A3 उससे बड़ा है, यहाँ सब देख सकते हो, A3 सबसे ज्यादा है, फिर A2 है, फिर A1 है। तो इसका मतलब आप कंक्लूड कर सकते हो C1 भी छोटा है, फिर C2, फिर उससे बड़ा है C3, ये आप कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब क्या आता है हमारा Q इक्वल्स टू CV, ये फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का। तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई V, राइट। अब हमें पता है अगर एक ग्राफ रहता है इस तरह से y वर्सेस x ग्राफ रहता है कुछ भी, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप इक्वल्स टू dy बाई dx होता है, इसको स्लोप बोलते हैं। तो इस ग्राफ में स्लोप क्या है, dq बाई dv, क्योंकि y एक्सिस क्या है, q है, और x एक्सिस क्या है, v है, तो dq बाई dv मतलब बेसिकली q बाई v। तो यहाँ q बाई v क्या है, स्लोप, ठीक है। तो हमें देखना होगा कि C1 क्या है, यहाँ पे सबसे कम है, C2 C3 से कम है, तो C1 का हमें बताना है कौन सा ग्राफ है, उसका मतलब जिसका स्लोप सबसे कम है वो हो जाएगा C1 का ग्राफ। क्यों, क्योंकि C1 सबसे कम है, तो C1 सबसे कम है मतलब स्लोप भी सबसे कम है, तो जिसका स्लोप सबसे कम है वो होगा C1 का ग्राफ। अब हमें ग्राफ चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो कौन सा स्लोप सबसे कम है, x वाला अगर देखें तो देखो x वाला थोड़ा सा स्टीप है ना, स्लोप बहुत ज्यादा है x का, राइट। मतलब अगर आप समझो पहाड़ है, ठीक है, तो एक पहाड़ अगर कुछ इस तरह होगा तो इसमें आप चढ़ाई तो आराम से कर सकोगे, बट अगर वही पहाड़ इस तरह होगा आप चढ़ पाओगे इसमें, तो इसका स्लोप बहुत, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पहाड़ बहुत स्टीप है, अगर सीढ़ी इस तरह से रहता है, हम कहते हैं ना कि स्टीप बहुत है, सीढ़ी बहुत स्टीप है कहते हैं ना, तो इसका स्लोप बहुत ज्यादा है, इसका स्लोप कम है। तो यहाँ पे x अगर देखें तो उसका स्लोप बहुत ज्यादा है, उससे कम क्या है y, एंड उससे कम है z, मतलब z का स्लोप इज द लोएस्ट, मतलब ये C1 को रिप्रेजेंट करता है। आंसर होगा हमारा z। C1, just a second, let me check. Smallest and largest. Slopes in C1 नहीं, Z ही आंसर होगा यहाँ पे, जो निकाल के दिया वो सही नहीं है शायद। ओके, okay, now next question,
किसी को कुछ डाउट है इसमें? कुछ भी चीज पूछना हो, बोलना हो कि मैं आगे बोल पढ़ाऊं? आई थिंक डाउट नहीं है। क्लियर, ओके फाइन। नेक्स्ट है हमारा दिस क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना। ये सब आंसर्स जो है कुछ कुछ गूगल गलत देते हैं, ठीक है, तो ये सब खुद से थोड़ा करना पड़ता है, समझना पड़ता है। ये क्वेश्चन को अगर आप गूगल पे डालोगे तो वो गलत आंसर देता है, क्योंकि वो ग्राफ थोड़ा सा सही से रीड नहीं कर पाता है गूगल। अभी तक एआई में ग्राफ रीड सही से हो नहीं पाता है, तो आप डायरेक्टली एकदम अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा सा खुद भी वेरीफाई कर लेना, ठीक है। ओके, तो 19 नंबर क्वेश्चन में है कि द करंट आई इन एन इंडक्शन कॉइल वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू ग्राफ शोन इन द फिगर, which of the following graph shows the induced EMF in the coil with time? Okay. अब हमारा इंडक्शन में, सेल्फ इंडक्शन में फॉर्मूला क्या था? E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये फॉर्मूला था, राइट। तो आप अगर यहाँ देख सकते हो आई वर्सेस टी ग्राफ है, मतलब डी आई बाई डी टी क्या है? स्लोप वाला ग्राफ है। ये वाला पार्ट क्या है? ये ग्राफ का स्लोप है। अभी जो ऊपर भी अभी हम लोग स्लोप देखे ना, तो इसी तरह ये भी स्लोप है। तो उस स्लोप से हमें एक्चुअली डिटरमाइन करना है कि ईएमएफ कैसा होगा, फिर ईएमएफ का ग्राफ भी हमें बताना होगा कि कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो आप देखो, पहला पार्ट देखते हैं इसी ग्राफ में। पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हो यहाँ करंट कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तो इसका मतलब स्लोप 0 है इस एरिया पे, ठीक है। तो पहला अगर पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट में हो रहा है कि हमारा जो डी आई बाई डी टी है, करंट कांस्टेंट है, तो ये स्लोप इज 0, ठीक है। स्लोप 0 मतलब E इक्वल्स टू माइनस एल इंटू 0, है ना, तो इसका मतलब E भी 0, तो इस पार्ट में E 0 होना चाहिए। अब देखते कौन से ग्राफ में 0 है E, तो आप देख सकते हो बी सी डी, इन तीनों ग्राफ में ये पार्ट 0 है। देखो यहाँ पे 0, यहाँ से 0, तीनों में 0 में है ग्राफ, तो इन तीनों में से कुछ होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखो, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डी आई बाई डी टी इज डिक्रीजिंग, मतलब स्लोप नेगेटिव है, राइट। तो क्या हो जाएगा? ई इक्वल्स टू, मतलब सेकेंड पार्ट में डी आई बाई डी टी इज नेगेटिव, डिक्रीजिंग स्लोप है, तो ई क्या हो जाएगा? माइनस एल इंटू माइनस ऑफ समथिंग होगा डी आई बाई डी टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब क्या होगा? ई एक पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए, तो ये वाला। अब आप तीनों में देखो कौन सा पॉजिटिव है? इन दोनों में एक्चुअली पॉजिटिव नहीं है, ये क्या, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ है, फिर कांस्टेंट है, फिर नीचे 0 हो गया, ये हुआ है इन दोनों में। बट इसमें देखो पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये ग्राफ लग रहा है होना चाहिए। थर्ड क्या है? देखो यहाँ से लेके यहाँ, इसमें क्या है? डी आई बाई डी टी इज पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव, इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव, तो E इक्वल्स टू माइनस एल इंटू पॉजिटिव समथिंग होगा डी आई बाई डी टी, तो माइनस और प्लस में क्या हो जाएगा? माइनस। अब मतलब E नेगेटिव होना चाहिए थर्ड पार्ट में, तो अब देख सकते हो E यहाँ से यहाँ नेगेटिव जा रहा है, तो करेक्ट कौन सा होगा? D, ठीक है। तो ये सब चीज ऐसे सॉल्व करना होगा। अगर आप इस चीज को गूगल में डालोगे तो इसका आंसर समथिंग आई गेस कौन सा दे रहा है? ए वाला ऑप्शन दे रहा होगा, तो वो थोड़ा सा करके करना है, ठीक है। वो ग्राफ थोड़ा सही से रीड नहीं करता है गूगल। नेक्स्ट है हमारा 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन जो है
ये यही है ना, लेट मी सी। ये थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। ओके, ज्यादा लेंदी भी नहीं है, देखने में लग रहा है वैसे लेंदी। ठीक है, तो इसमें क्या है देखो, ABCD is a square loop made of a uniform conducting wire। एक स्क्वायर लूप है, ठीक है, एक स्क्वायर लूप है, ABCD। ये एक यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर है। अ करंट आई एंटर्स द लूप एट ए, मतलब एक करंट एंटर कर रहा है ए पे एंड लीव कर रहा है डी पे, ठीक है। ऐसा है सर्किट कुछ। देन क्या पूछ रहा है, हाँ, द मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। तो ऑप्शंस देखो, जीरो एट द सेंटर ऑफ लूप, मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ लूप, जीरो एट ऑल पॉइंट्स आउटसाइड द लूप, जीरो एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द लूप, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इससे आप क्या देख सकते हो, हमारे पास दो रास्ता है। एक रास्ता क्या है, ए से डी, और एक क्या है, बी, ए से बी, बी से सी, सी से डी। दो रास्ता में करंट जाएगा, एक नीचे से एक ऊपर से, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि हाँ, जैसे वो जो किए ना अभी थोड़ी देर पहले, एक वायर को ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिए, तो क्या देखे, ये पार्ट वन हो गया, ये वन हो गया, ये भी वन हो गया, तो ये मिला के टू हो गया, ये वन हो गया, ऐसे देख रहे थे। तो उसी तरह से यहाँ भी आप कंसिडर कर लो, अगर आप टोटल इसका वायर का रेजिस्टेंस आर ले लोगे, ठीक है, तो क्या होगा, इधर क्या कितना होगा, 1/4R, इधर 1/4R, इधर 1/4R, इधर 1/4R, ऐसे चार पार्ट में डिवाइड होगा तो 1/4। तो 1/4 लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम लोग अज्यूम करते हैं कि 4R है पूरे वायर का, एंड देन उसको चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 1/4 लेना, लेके कैलकुलेट करना थोड़ा जब डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम लोग सिंपली उसको 4R कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको कह देंगे ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, चार पार्ट में अब डिवाइड हो गया आर, ये 4R डिवाइड हो गया चार पार्ट में, ठीक है। तो क्या कह सकते हो, ऊपर का रेजिस्टेंस इज 3R एंड नीचे का रेजिस्टेंस इज R। सर्किट इस तरह से बन गया, यहाँ से करंट आई आ रहा है, यहाँ से करंट आई आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो है V, दोनों के लिए V होगा, ऊपर नीचे दोनों ब्रांच पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इतना तो जानते ही हो आप लोग, ठीक है। तो अब करंट तो किस तरह से डिवाइड होगा, करंट आई आ रहा है, ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। नीचे में करंट कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर लगाएंगे तो I इक्वल्स टू V बाई आर, I1 इक्वल्स टू V बाई आर, और इधर से करंट कितना जाएगा, I2 इक्वल्स टू V बाई 3R, ठीक है, एंड V बाई, हाँ ठीक है। तो ये होगा हमारा जो क्या बोलते हैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको लिख ऐसे सकते हैं कि वेट, ABC, हाँ, इसमें से जाएगा आपका 1, जस्ट अ सेकेंड, 3/4 करंट इसमें से जाएगा एंड 1/4 करंट इस, हाँ। तो देखो कि डायरेक्ट किसी में बताओ, आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे मुझे लग रहा है, फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगी तो। वेट, वन बाई थ्री, ये वन बाई जो बात ABC है उसमें से 1/4 करंट जाएगा नीचे से। अच्छा लेट मी सी, करंट तो लिखना पड़ेगा,
ओके, लेट मी सी, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई कर पाऊँ, क्योंकि आप लोग कहीं कंफ्यूज करोगे इसलिए मैं सोच रही हूँ। जस्ट अ सेकेंड। 1/r प्लस 1/3r। ओके, ठीक है। ये देखो, एक चीज समझो कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/3r प्लस 1/r। तो ये कितना होगा? कैलकुलेट करेंगे तो इधर 1 प्लस 3 and this is 3r, तो 4/3r and then rp equals to 3r/4। तो ये है हमारा टोटल रेजिस्टेंस 3r/4। ठीक है, तो क्या होगा कि जो ऊपर वाला पाथ है उसमें से करंट कितना फ्लो होने लगेगा, मतलब जो ओरिजिनल आई करंट है ना, उसके टर्म्स में अगर हम लिखें I1 और I2, तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 होगा। तो ये होगा ये मैं करेक्ट की हूँ ना, V/R प्लस V/3R टोटल करंट हो गई है, और ऐड करेंगे तो 3 + 1 4। हाँ ठीक है, तो टोटल करंट क्या है? I इज 4V/3R। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इसको I के टर्म्स में लिखेंगे। V/3R को कैसे लिख सकते हैं? देखो, ये है टोटल I। अब V/3R को कैसे लिख सकते हैं? I/4, राइट, लिख सकते हैं। तो इसको इसलिए I/4 लिखेंगे। ठीक है, ये चीज मैं वही सोच रही थी, इसको सिंप्लीफाई कैसे करूँगी, क्योंकि यहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स वे में लिखा हुआ है ना। तो आप इस तरह से समझो। ठीक है, I/4 एंड V/R को कैसे लिख सकते हैं? 3I/4। ये चीज समझ आया? एक बार क्लियर कर दो। I/4 और 3I/4। मुझे समझ नहीं आया 19 वाला। अच्छा, 19 वाला समझे नहीं कैसे? मैं तो ये मैं बताई कि हमारे पास ये इक्वेशन है E इक्वल्स टू -L di/dt। तो di/dt है स्लोप। इस ग्राफ का स्लोप आप देख सकते हो I वर्सेस t है, तो di/dt क्या है? ग्राफ का स्लोप है। तो पहला पार्ट में देखो, स्लोप इज 0, क्योंकि I चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। तो I अगर कांस्टेंट है तो di/dt 0 हो जाएगा। तो स्लोप 0 है, तो E इक्वल्स टू -L इंटू 0 करेंगे। ये स्लोप है ना, -L इंटू 0, तो क्या होगा? 0। E 0 हो जा रहा है। अब हमें E वर्सेस T ग्राफ निकालना है, तो कहाँ 0 है पहला पार्ट, वो चेक करना है। तो देखो, तीनों में पहला पार्ट 0 में है। ठीक है, तो तीनों में से एक होगा। फिर दूसरा पार्ट देखो, डिक्रीजिंग स्लोप है, मतलब नेगेटिव है, इसलिए मैंने नेगेटिव लिखा। अब नेगेटिव को जब इसमें पुट करेंगे तो -L, ऑलरेडी एक माइनस है, इंटू और एक माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो E मतलब अब इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो देखो, इस लास्ट वाले में E इंक्रीजिंग स्लोप है, एंड थर्ड वाला देखो फिर इंक्रीजिंग स्लोप है। तो क्या हो रहा है? di/dt अब पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव हो, यहाँ हम लोग पुट करेंगे तो माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा? माइनस। तो E मतलब नेगेटिव स्लोप अब होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव स्लोप है। यही है 19th क्वेश्चन। ये समझ आया कि नहीं? एक बार बताओ, जो मैं करंट वाला लिखी। टोटल करंट क्या होगा? I1 प्लस I2। ओके फाइन, बाकी लोग समझो, आधे लोग तो लीव कर गए हो। ओके, तो टोटल करंट I1 प्लस I2, उससे मैं फिर I के टर्म्स में इसको लिख दूँ। ठीक है, अब हमारा थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा। ओके, सो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है। ये वाला पार्ट में हटा दे रही हूँ, इसका जरूरत नहीं। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं।
इसमें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं कि B इक्वल्स टू के आई, के कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, I1 V1 इक्वल्स टू के I1 एंड V2 इक्वल्स टू के I2। ये हो जाएगा दोनों, दो ब्रांच के लिए, I1 के लिए एक I2 के लिए, ठीक है। तो I1 के लिए क्या हो जाएगा, K 3/4I, राइट, एंड I2 के लिए क्या हो जाएगा, K 1/4I। बट आपको एक चीज देखना पड़ेगा, अब इसमें एक और चीज है, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बोला है, अब करंट यहाँ से जाएगा, इसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, किस साइड होगा बता सकते हो, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बाहर तरफ होगा कि अंदर तरफ होगा, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो, मैंने पढ़ाया है बहुत, सॉरी मतलब इसमें है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में जो है, उसमें जो क्लासेस हुई थी उसमें क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल, अगर किसको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ एक बार, ठीक है, अगर क्लियर नहीं है। राइट हैंड हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे यूज करते हैं कि मान लो ऐसे वायर से करंट पास हो रहा है, हम राइट हैंड थंब रूल ऐसे लगाते हैं, मान लो आपका पेन है, उससे करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, आप अपने थंब को ऊपर की तरफ पॉइंट करो और आपका जो बाकी 4 फिंगर्स है वो जिस तरह से घूम रहा है आपके पेन के अराउंड, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो कुछ इस तरह से घूम रहा होगा, ठीक है, आपका फिंगर्स, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो सिमिलरली इस वायर को अगर हम लोग उस तरह से पकड़ेंगे तो हमारा फिंगर्स इधर बाहर की तरफ आ रहा होगा, ठीक है, तो मतलब फील्ड इधर बाहर की तरफ है ड्यू टू दिस वायर, ठीक है, इसको हम लोग 1 मान लेते क्योंकि I1 हम लोग इसको कंसिडर किया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर देखो 3 वायर्स है, तो तीनों के लिए अलग अलग फील्ड्स होंगे, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए। तो अगर हम लोग बाकी तीनों में भी वैसे ही पकड़ेंगे तो देखना फील्ड अंदर तरफ जा रहा है बाकी 3 के लिए, मतलब 1 के लिए फील्ड बाहर आ रहा है, 2 जो 2 वाला ब्रांच है उसके लिए फील्ड अंदर जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, ठीक है, फील्ड कैंसिल आउट करेगा, एक आपके पेज से बाहर आ रहा है, एक आपके पेज से अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिटरमाइन करना होगा अपने ये से राइट हैंड थंब रूल लगा के कि फील्ड अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, बस ऐड नहीं कर देना है ऐसे कि कर दिया है। तो देखो पहला ब्रांच में K 3/4I, दूसरा ब्रांच में देखो तीन वायर्स है, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, सिर्फ 1 लेके नहीं चलना होगा क्योंकि ऊपर वाले में 3 वायर्स है, तीनों के वजह से फील्ड होंगे ना, सिर्फ एक के वजह से तो फील्ड नहीं होगा। तो 3K 1/4I, तो ये क्या हो जाएगा, K 3/4I सेम। अब B1 और B2 तो एक दूसरे को काउंटर कर रहा है, तो जो B टोटल होगा वो क्या हो जाएगा, B1 माइनस B2, B1 क्या है 3/4I, K B है, माइनस के अगेन 3/4I, तो देखो 0 आ रहा है, आंसर इज 0, ठीक है। इस तरह से करना है, ये कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने सिलेक्ट किए थे ये सब क्वेश्चंस। तो आंसर हो जाएगा 0 एट द सेंटर ऑफ द लूप, पहला ऑप्शन। ओके, अब हमारा 38 क्वेश्चन और 39 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q एंड काइनेटिक एनर्जी t enters a transverse uniform magnetic field of induction B. After 3 seconds the kinetic energy of the particle will be. देखो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्टिकल एंटर करता है, मतलब एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, उसका वेलोसिटी अगर v होता है तो हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स का F Q V क्रॉस B, ठीक है, V और B का क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हम देखेंगे हमारा फोर्स का डायरेक्शन इज दिस साइड, तो इस चार्ज पार्टिकल में एक फोर्स लगने लगता है ऊपर के डायरेक्शन में, तो फोर्स लगेगा तो वो ऊपर के डायरेक्शन जाने लगेगा, फिर जब पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा फिर उसका फोर्स इधर लगने लगेगा, तो क्या होगा, वो इधर चलने लगेगा,
फिर इधर जब जाएगा फिर इसका फोर्स ऐसे होने लगेगा, तो ये एक सर्कल पे आ जाएगा, उसका पाथ एक सर्कुलर हो जाएगा, सर्कुलर मोशन में रोटेट करने लगेगा एक चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम लोग लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। ठीक है, तो क्या है, परपेंडिकुलर है, cos 90 क्या हो जाता है, जीरो, तो वर्क डन हमारा जीरो हो जा रहा है इस केस में, 90 डिग्री हो जाता है तो जीरो हो जाएगा। अब वर्क एनर्जी थ्योरम से आप बता सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी भी, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग पढ़े, तो उसी से हम लोग कह सकते हैं कि जो पहले कितना काइनेटिक एनर्जी था, टी था, यहाँ दिया हुआ है टी है, अब पूछ रहा हम नया काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 3 सेकेंड बाद, कितना होगा, चेंज तो होगा नहीं, मतलब टी ही रह जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी एज अ फैक्ट भी याद रख सकते हो, बुक में एज अ फैक्ट ही लिखा हुआ है कि मतलब ये बेसिक चीज ये होता है कि उसका परपेंडिकुलर होता है, वर्क डन जीरो होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी, बट बुक में एज अ फैक्ट दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता है जब वो रोटेट करते हैं, नहीं होता, आपको बुक में से डायरेक्ट मिल जाएगा, बट ये बेसिकली इस वजह से नहीं होता है। ठीक है, वर्क डन जीरो होता है इसलिए। ओके, और आई गेस 1 2 3 4 कुछ है, थोड़ा पेशेंस रखो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये 39 क्वेश्चन ये भी बहुत आए हैं, 2-3 बार आया है। A bar magnet of length L and magnetic, just a second, okay, a bar magnet of length L and magnetic dipole moment M is bent in the form of an arc, the new magnetic dipole moment will be, okay, पहले magnetic dipole moment M था, अब नया पूछ रहा है M डैश। ठीक है, ये पूछा है, तो पहले हमारा ऐसे था, एक बार मैग्नेट था जिसका लेंथ L है। ठीक है, तो इसको मैग्नेटिक, ये हमारा इनिशियल पे था, ऐसे यहाँ पे नॉर्थ पोल था, यहाँ साउथ पोल था, इसका लेंथ L था, तो इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैसे, फॉर्मूला क्या है, स्मॉल m इंटू L, इस तरह से, मतलब इसको कभी कभी QM भी लिखते हैं। ठीक है, जैसा भी आप लिख सकते हो, M इंटू L, ये M होता है पोल स्ट्रेंथ, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, पोल स्ट्रेंथ, और L क्या हो जाता है, डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये होता है L, साउथ और नॉर्थ पोल के, मतलब दो पोल्स के बीच का डिस्टेंस इज L, एंड M इज पोल स्ट्रेंथ जो कि कांस्टेंट रहता है एक बार मैग्नेट के लिए। ठीक है, ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो दिया हुआ है M यहाँ पे। तो ठीक है, ये एक फॉर्मूला हमें मिल गया, फॉर्मूला 1। अब हमें M डैश निकालना है। अब क्या हो रहा है, सिचुएशन कुछ अलग हो जा रहा है, कुछ इस तरह सिचुएशन हो गया, ये लेंथ तो ये L ही रह गया है, बट इसको बेंड कर दिया गया। अब यहाँ पे एक नॉर्थ पोल होगा, यहाँ साउथ पोल होगा मान लो। अब इसका एंगल एक दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ एक एंगल है 60 डिग्री, ये रेडियस दिया है। ओके, तो अभी अब क्या करना है, अब ये देखो L क्या था हमारा, डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल, बट यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल क्या है, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है। अब L नहीं है डिस्टेंस, अब डिस्टेंस चेंज हो गया नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में। ठीक है, तो हमें ये येलो लाइन जो है, ये वाला डिस्टेंस निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, साइन के यूज से। ठीक है, 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। राइट, हमें निकालना है ये, मान लेते ये x है, ये भी x है। ठीक है, तो साइन 30 कितना होगा, सॉरी, साइन 30 इक्वल्स टू क्या होता है, P बाई H होता है ना, तो यहाँ x बाई R लिख सकते हैं। ठीक है, साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है
x बाई आर, तो x कितना आ रहा है r बाई 2, हमारा टोटल डिस्टेंस क्या है 2x है, तो क्या हो जाएगा r। तो ये जो डिस्टेंस है 2 x जहाँ लिखा हुआ है वो है r डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो अब m डैश क्या हो जाएगा, स्मॉल m तो कांस्टेंट है इनटू r, ये आ गया हमारा आंसर। बट आंसर हमें कैपिटल M के टर्म्स में लाना है और पाई के टर्म्स में लाना है, ऑप्शन सब देख सकते हो, है ना। तो अब कैपिटल M के टर्म्स में लाना है, तो अब क्या करोगे, यहाँ कुछ सब्सटीट्यूशन कर देते हैं, इस फॉर्मूला इससे कुछ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, क्या करेंगे m बाई एल कर देंगे स्मॉल m की जगह एंड इनटू r लिख देंगे, तो क्या होगा कैपिटल M r बाई एल, ठीक है। अब ये r बाई एल को कुछ करना पड़ेगा, है ना। क्या करेंगे, हमें ये फॉर्मूला पता है थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर होता है। अगर एक ऐसा आर्क है, सर्कल का मान लो एक पार्ट ले लिया हम लोग, ये पार्ट एल है, ये रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है, तो ये फॉर्मूला यूज होता है थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, ठीक है। ओके, तो सिमिलरली हम लोग इस पे भी वही यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा थीटा कितना है 60 है, ये वाला एंगल 60 है, तो 60 को क्या लिखते हैं पाई के टर्म्स में, पाई बाई 3 लिखते हैं इक्वल्स टू एल बाई आर, ठीक है। अब हमें पुट क्या करना है आर बाई एल, मतलब 3 बाई पाई लिख देंगे, m इंटू 3 बाई पाई, तो आंसर क्या हो जाएगा 3m बाई पाई। दिस इज द न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इस तरह से निकालना है। एक और क्वेश्चन आया था, मैं उसको ली नहीं क्योंकि वो सिमिलर है इससे। उसमें क्या बोला था, जैसे यहाँ पे 60 डिग्री पे बेंड हुआ है ना, उसमें क्या बोला एक सेमी सर्कल में बेंड कर दिया गया है, मतलब अब क्या हो गया इस तरह से बेंड हो गया है पूरा सेमी सर्कल, ठीक है। अब तब सेंटर से क्या हो जाएगा, दोनों का डिस्टेंस, ये r रेडियस है, ये r रेडियस है, तो अब 2r हो जाएगा डिस्टेंस। तो हमें निकालना क्या है r निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, थीटा इक्वल्स टू वही जो फॉर्मूला है एल बाई आर, ठीक है। इसमें थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, तो इसमें आर इक्वल्स टू एल बाई थीटा हो जाएगा, और यहाँ थीटा कितना है देखो, यहाँ पे ये 180 डिग्री है पूरा का पूरा, उसमें 60 था, यहाँ पूरा पूरा 180 है, 180 क्या होता है पाई, तो एल बाई पाई, तो आर हमें मिल गया एल बाई पाई, तो ये क्या हो जाएगा 2l बाई पाई। तो अब m डैश क्या हो जाएगा m इंटू 2l बाई पाई। अब इसकी जगह पुट कर सकते हैं, इनिशियली क्या था m इक्वल्स टू m इंटू एल था, मान लो ये l है, तो स्मॉल m की जगह m बाई एल पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे पुट कर देंगे सेम जैसे मैंने इसमें किया वैसा ही प्रोसेस है, बट इसमें उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, जैसे इसमें साइन का भी यूज करना पड़ा आपको, है ना। इसमें साइन यूज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा सेमी सर्कल है, तो आप निकाल सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। जहाँ पे एंगल रहेगा कुछ, पूरा सेमी सर्कल नहीं रहेगा, वहां आपको साइन यूज करना है। यहाँ पे हम डायरेक्टली थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर से आर निकाल लिए एंड देन आर से 2r निकाल लिए, तो हमें डिस्टेंस भी मिल गया, एंड देन डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, m की जगह लिख देंगे m बाई एल एंड यहाँ 2l बाई पाई, तो ये l कैंसिल हो जाएगा, 2m बाई पाई आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेमी सर्कल के केस में। तो इस तरह से करना है, ये सब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है 2-3 बार आया हुआ है ये क्वेश्चंस। ओके, 48 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। ओके, 48 वाला थोड़ा सा लेंदी है। देखो इसमें मैं समझा दे रही हूँ करना क्या है, अब कर लोगे, उतना डिफिकल्ट नहीं है बट लेंदी है। इसमें क्या है ना कि टैंजेंट गैल्वेनोमीटर है, इसमें आपको एक फॉर्मूला बस याद रखना है, टैंजेंट गैल्वेनोमीटर है, मतलब एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, वो एक सर्किट में है जिसका टोटल रेजिस्टेंस 100 ओम, मतलब आप कह सकते हो कि उसके साथ एक 90 ओम जुड़ा हुआ है, इस तरह से आप 100 ओम बना सकते हो, 90 प्लस 10,
ठीक है, तो आप कह सकते हो ऐसा एक सर्किट में है गैल्वेनोमीटर। अब बोल रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर में इनिशियल डिफ्लेक्शन जो है θ1 वो था 60 डिग्री। अब हम लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा शंट हम लोग जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर में जिससे हमारा फाइनल डिफ्लेक्शन 30 डिग्री हो। शंट मतलब क्या होता है? पैरेलल रेजिस्टेंस, इसको शंट कहते हैं एस। तो ये पूछ रहा है कितना जोड़ेंगे कि हमारा डिफ्लेक्शन 30 डिग्री हो। तो इसमें आपको एक चीज, एक फॉर्मूला वगैरह भी याद रखना पड़ेगा। तो इसमें पहला चीज देखो क्या करना है आपको। पहले आप क्या करोगे कि मतलब पहले शंट तो नहीं है, इनिशियल केस में शंट नहीं है, ठीक है, ये नहीं है पहले केस में। तो अब आपके पास रेजिस्टेंस है ना, तो करंट पहले हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे सर्किट में करंट। तो मान लेते हैं I1, इनिशियली करंट I1 था, तो करंट क्या होगा कि मान लो वो V है तो V बाई 100, टोटल रेजिस्टेंस 100 है तो V बाई 100, ये हो गया इनिशियल करंट। ठीक है, अब फॉर्मूला याद रखो, फॉर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो करंट होता है वो प्रोपोर्शनल टू tan ऑफ जो थीटा है। दिस इज द फॉर्मूला, इसको याद रखना पड़ेगा आपको फॉर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। जो करंट होगा वो प्रोपोर्शनल टू tan ऑफ द डिफ्लेक्शन एंगल, जो डिफ्लेक्शन एंगल है। ये फॉर्मूला यूज करना होगा आपको अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो कैसे लिखेंगे? I1 इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनैलिटी की जगह मैं k लिख दे रही हूँ, k ऑफ tan 60, इनिशियली 60 था तो k ऑफ tan 60। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, ठीक है। tan 60 कितना होता है आपका? रूट ये होता है ना √3, तो k √3। राइट, फाइनल में अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसमें शंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये और गैल्वेनोमीटर पैरेलल में है, तो पहले तो पैरेलल वाला रेजिस्टेंस निकालना होगा, R पैरेलल। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो R पैरेलल जो निकालेंगे वो कैसे होगा? R1 R2 बाई R1 प्लस R2 हो जाता है, जो 1 बाई R1 1 बाई R2 करते हैं, तो 10S बाई 10 प्लस S, ठीक है। ये हो गया पैरेलल में। ओके, अब ये टोटल रेजिस्टेंस मिल गया और इधर तो 90 ऑलरेडी है ना। तो अब क्या हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस? R टोटल कितना होगा? दिस RP वाला प्लस 90, ठीक है। ओ सॉरी 90 ओम, ये हो गया टोटल। अब पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, उसका रेजिस्टेंस निकाल लिया, अब उसके साथ 90 जोड़ देंगे तो टोटल हमारा सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो निकल गया। अब जो नया करंट है E न्यू, वो क्या हो जाएगा? V तो V ही रहेगा प्लस सॉरी बाई R टोटल, ये हो गया। नाउ ये हो जाएगा V बाई 90 प्लस 10S बाई 10 प्लस S, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा लेंदी है इसलिए मैं बोली थी, थोड़ा बहुत सारा कुछ स्टेप्स करना है छोटा छोटा। ओके, अब क्या करना है कि जो गैल्वेनोमीटर और शंट वाला जो ब्रांच है उसमें पोटेंशियल कितना है वो निकालना होगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंदी है, देखो। अब ये वाला पार्ट में पोटेंशियल कैसे निकालोगे? V ऑफ पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन, इसलिए P लिख दे रही हूँ। V ऑफ T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? IR हो जाता है, I ऑफ I न्यू इनटू ये जो RP, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप सब्स्टिट्यूट करो दिस वन I न्यू की जगह और RP की जगह जो RP निकाला है हमने उसको सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। फिर उसको जब मतलब फिर सब कुछ आप सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये पुट करना होगा आपको, आप ये पुट करना, यहाँ I न्यू की जगह I न्यू, RP की जगह RP, देन उसको वो
सिंप्लीफाई मतलब जैसे डिनोमिनेटर को पहले सिंप्लीफाई किए, ठीक है, 19 टू 10 है, 10 प्लस एस प्लस 10 एस ऊपर इसको ले गए, बहुत वो जो जैसे हम लोग नॉर्मली सिंप्लीफाई करते हैं वो सब स्टेप्स आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई करना तो आपका आंसर देखना आएगा वी एस बाई 90 प्लस 10s, सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा ये, ठीक है, वी आई प्लस 90 प्लस 10s बाई 90 प्लस 10s। नाउ अब गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास होगा वो चेक करना होगा आपको, ठीक है। तो अब आपको उसका पोटेंशियल मिल गया, रेजिस्टेंस पता है, तो आई ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, V बाई आर, तो Vp बाई 10, है ना। तो अब गैल्वेनोमीटर से करंट आपका आ जाएगा, ये सॉल्व करोगे तो आएगा Vs बाई 900 प्लस 100s, राइट, ये आएगा। नाउ अब हम लोग गैल्वेनोमीटर से करंट देख लिए, अब हमारा जो ये फॉर्मूला है इसको भी यूज करेंगे, I2 इक्वल्स टू K ऑफ tan 30, नया वाला में 30 हो गया है, तो tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है ना, तो K बाई √3 ये हो गया। अब क्या करेंगे, बस अब हो गया है कंप्लीट, सब कुछ कैलकुलेट किए, इतना मेहनत करके, आफ्टर ऑल हमें ये चाहिए था एक्चुअली, इतना जो हम कैलकुलेट किए उसके लिए हमें ये चाहिए था IG, IG के लिए क्या चाहिए था, VP चाहिए था, VP के लिए क्या चाहिए था, जो नया करंट है इनटू रेजिस्टेंस, इसलिए पहले नया करंट भी निकाले, ऊपर से रेजिस्टेंस भी निकाले, सब कुछ निकाले इतना स्टेप्स में, तब जाके ये लास्ट वाला आया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे दोनों को, ये जो दो है ना, K बाई √3 इक्वल्स टू Vs बाई 900 प्लस 100s, राइट। तो अब क्या होगा, K बाई √3 कहाँ है, लेट मी सी, हाँ ठीक है। अब देखो Vs K के जगह अब आपको कुछ तो सब्सटीट्यूट करना होगा ना, K तो नहीं रख सकते हो, अब क्या करोगे, ये दो इक्वेशन का यूज करना होगा उस चीज में, इसीलिए इसको निकाला गया था, V बाई 100 इक्वल्स टू K √3, तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई 100 √3 को नीचे कर देंगे ये, अब इसको K की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे, V बाई 100 √3, ठीक है, यहाँ पे K की जगह V बाई 100 √3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, V और V देखो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, S बच जाएगा, S ही तो हमको निकालना है ना। अब आपको स्टेप वाइज कैलकुलेट करते करना होगा एक एक स्टेप्स, इससे आपका S आ जाएगा 4.5, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से सॉल्व करना। ओके, 49th क्वेश्चन इज, ओके देखो, a plano convex lens is made up by glass that is जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स हो आप, 3 स्टूडेंट, और बाकी आप 3 स्टूडेंट भी लीव मत कर जाना, बाकी सब तो चले गए हैं। PYQ बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको खुद भी करना पड़ेगा एक पॉइंट पे, बिना कोई किए तो नहीं जाओगे एग्जाम देने, ठीक है। तो अभी अगर नहीं करोगे फिर खुद से करने जाओगे, फिर कुछ समझ नहीं आएगा, तो बेटर है अभी क्लास कर लो, कुछ PYQ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप बाय ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मतलब कैसे होता है, इस तरह से, एक तरफ प्लेन है एक तरफ कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब बोल रहा है व्हेन द प्लेन सरफेस ऑफ ग्लास, ये जो प्लेन सरफेस है इसको सिल्वर कर दिया, सिल्वर कर देना मतलब अब वो मिरर जैसा काम करेगा, ठीक है, इसको सिल्वर कर दिया, ठीक है। इट बिहेव्स लाइक अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ इतना। अब फाइनल फोकल लेंथ हो गया ये पूरा जो लेंस विद मिरर वेरर जो भी बन गया, अब ये इसका फोकल लेंथ 0.28 मीटर हो गया। तो फाइंड द रेडियस ऑफ कर्व सरफेस ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्व सरफेस पूछा है, तो इसमें क्या होगा ना, बेसिकली देखो लाइट कुछ इस तरह से जाएगा, देखो एग्जैक्ट
मुझे नहीं पता होगा क्या, बट मान लो लाइट इस तरह से जाएगा, फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट करेगा एग्जैक्टली स्ट्रेट, हाँ ठीक है नो प्रॉब्लम, हाँ इधर से जाएगा, देन यहाँ से कुछ रिफ्रैक्ट करेगा, देन यहाँ से मिरर होगा तो मिरर से वापस इस तरह जाएगा, देन अगेन यहाँ पे कुछ रिफ्रैक्शन होगा, इस तरह से निकलेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से चीजें होंगी। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, कितना बार रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन हो रहा है। एक तो यहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट पे एक रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो 3 हो रहा है। तो तीनों के लिए हमें फॉर्मूला को लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, 1/f जो हमारा टोटल फोकल लेंथ है, यहाँ पे दिया हुआ है 0.28 जो है, ठीक है, वो होगा यहाँ पे 1/f की जगह, इक्वल्स टू, अब आपको 3 बार लिखना पड़ेगा। क्या होगा, एक देखो लेंस के थ्रू कितना बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है रिफ्रैक्शन, ये वाला और ये वाला, ये लेंस के थ्रू हो रहा है और ये मिरर के थ्रू हो रहा है। तो 2 बार आपको लेंस का लिखना पड़ेगा, एक बार आपको मिरर का लिखना पड़ेगा। तो 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर, 3 बार हो रहा है इसलिए 3 लिखना पड़ेगा। तो आप इसको मिला के लिख सकते हो 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है। अब हमें लेंस का फोकल लेंथ निकालना होगा, मिरर का फोकल लेंथ निकालना होगा। लेंस का फोकल लेंथ कैसे निकलता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, ठीक है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करना। मेकर्स फॉर्मूला क्या था, 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस इक्वल्स टू न्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये था लेंस मेकर्स फॉर्मूला। न्यू की जगह 1.5 पुट करना है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, r1 की जगह r पुट कर देना, ये निकालना है, ठीक है, r1 की जगह r पुट कर देना, ये हमारा क्वेश्चन ही है, निकालना है ना, रेडियस ऑफ द कर्व सरफेस कुछ है ना, तो ये निकालना है। और r2 क्या है, लेंस में 2 सरफेस है, एक ऐसा है एक ऐसा है, एक ये होता है r1, दूसरा ये होता है r2। हम लोग नॉर्मल लेंस में भी यही देखते हैं ना, ये r1 ये r2, तो उसी तरह से प्लेनो कॉन्वेक्स में भी यही देखेंगे r1 और 2। और जो प्लेन होता है, ऐसे प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी होता है हमेशा, ठीक है। अगर एक प्लेन मिरर है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा तो वो भी इंफिनिटी होगा। कोई भी प्लेन सरफेस का, प्लेन लेंस हो प्लेन मिरर हो, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ हमेशा इंफिनिटी होगा, ठीक है। तो इसका r2 इंफिनिटी हो जाएगा, तो 1/इंफिनिटी कितना होता है, 0 हो जाता है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस पार्ट को ही हटा देंगे, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये रह गया। अब इससे आपको 1/fl मिल गया। अब आपको 1/fm चाहिए, है ना, तो मिरर, fm क्या है, मिरर है, और यहाँ मिरर क्या है, प्लेन वाला है, तो कितना हो गया फोकल लेंथ, तो इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी। अभी मैंने बताया कोई भी प्लेन सरफेस का फोकल लेंथ इन्फिनिटी, तो 1/इंफिनिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा, ये पार्ट हटा देंगे, तो बच क्या गया, ओनली दिस पार्ट। जो आप FL निकाल लिए उसको आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, कैपिटल F की जगह 0.28 पुट करो एंड देन R निकाल लो, ठीक है। तो R आपका आ जाएगा, देखना 0.28 ही आएगा, 0.28 ये R आएगा। ये सब बाकी कैलकुलेशंस वाला चीज है, वो आप तो खुद कर लोगे। ओके, और 3 क्वेश्चन से, बड़ा नहीं है ज्यादा, ठीक है, और 5 से 10 मिनट जैसा लगेगा ज्यादा से। देखो 36 क्वेश्चन जो है, ये भी स्लोप वाला चीज है, ये भी समझना है, जैसे ऊपर हम लोग स्लोप समझ रहे थे। देखो इसमें क्या है कि बोल रहे फ्रॉम द ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज आइडेंटिफाई द पोर्शन करस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव रेजिस्टेंस। इसमें पूछ रहा है कौन सा पार्ट नेगेटिव रेजिस्टेंस दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो V इक्वल्स टू IR होता है, R इक्वल्स टू V/I है, ठीक है। तो यहाँ R इज V/I, बट ये ग्राफ क्या है, I वर्सेस V है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ΔI/ΔV,
और यहाँ पे अगर हम इसको डेल्टा वी डेल्टा आई लिखे तो ये उल्टा है, तो ये क्या है, 1 बाई स्लोप है, ठीक है, v बाई आई है r, और यहाँ i बाई v है स्लोप, तो 1 बाई स्लोप इज r, ठीक है। तो अब हमें फिर से स्लोप देखना होगा, इससे हमको बताना है कौन सा नेगेटिव रेजिस्टेंस है। ओके, तो पहला देखो a से b पार्ट, पहले देखेंगे a से b पार्ट। इसमें क्या है, स्लोप इंक्रीजिंग है, राइट, तो स्लोप इंक्रीजिंग होना मतलब पॉजिटिव, पहला पार्ट में a से b में स्लोप पॉजिटिव है, राइट। तो 1 बाई स्लोप क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, 1 इज पॉजिटिव, तो 1 बाई स्लोप इज पॉजिटिव, कैसे होगा, 1 बाई पॉजिटिव टर्म, तो ये भी एक पॉजिटिव टर्म ही होगा ना, तो रेजिस्टेंस एक, तो ये आंसर नहीं है, हमें नेगेटिव वाला चाहिए। ओके, अब देखेंगे बी से सी, तो बी से सी में देखो आप, यहां से जब जा रहा है करंट, यहां से जाके डिक्रीज होने लग रहा है, सी पार्ट में देखो आगे डिक्रीज होने लग रहा है करंट, इस पार्ट में आके, राइट, इंक्रीज तो हो नहीं रहा है, डिक्रीज होने लग रहा है, तो स्लोप क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है, सी पार्ट में डिक्रीज होने लग रहा है, तो नेगेटिव स्लोप, तो 1 बाई नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो रेजिस्टेंस मतलब नेगेटिव हो गया, तो आंसर क्या है, हमें नेगेटिव वाला पूछा है ना, तो आंसर इज बी सी, ये वाला पार्ट में। अगेन सी बाई, देखो डी से ई में तो आपको दिख रहा है इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब यहाँ भी स्लोप पॉजिटिव होगा, अगेन ये वाला कंडीशन हो जाएगा। सी से डी में भी देखो डिक्रीजिंग है, देन अगेन इंक्रीजिंग वाले पार्ट में आ गया है, डी में आके, है ना, इंक्रीज होने लगा है, पूरा पूरा डिक्रीजिंग नहीं है, ठीक है, तो अगेन ये वाला भी इस पार्ट में ही आएगा, इसलिए आंसर इज बी सी। ओके, लास्ट दो है, छोटा छोटा है। 7th क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आता है कि मिनिमम आपको जो लास्ट सेमीकंडक्टर्स वाला चैप्टर है उसमें आपको लॉजिक गेट्स दिखेंगे, लॉजिक गेट्स के ट्रुथ टेबल्स आपको याद पता होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या गेट होता है, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, फिर होता है नॉर गेट, नैंड गेट। नॉर गेट बनता है नॉट और के कॉम्बिनेशन से, नैंड बनता है नॉट और एंड के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, ये दो गेट होता है यूनिवर्सल गेट्स, इसको यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल गेट्स मतलब इन गेट्स के यूज से आप मान लो 2 गेट्स के यूज से, 3 गेट्स के यूज से, इनके कॉम्बिनेशन से आप नॉट गेट भी बना सकते हो, और गेट भी बना सकते हो, एंड गेट भी बना सकते हो, इन 2 गेट को यूज करके आप इन 3 गेट को बना सकते हो, इसलिए यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। मतलब जैसे मान लो 2 नॉर गेट आप इस तरह से लगा दे रहे हो, ऐसे, देन इस तरह से 2 नॉर गेट लग गया, ऐसे नॉर को ऐसे रिप्रेजेंट करते, तो इस नॉर, 2 नॉर के कॉम्बिनेशन से आप एक और गेट बना सकते हो, ठीक है, तो ये होता है यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है। तो अब यहाँ क्या पूछा है, कितना नैंड गेट लगाना है एक एंड गेट बनने के लिए, 2 लगाए, 3 लगाए, 4 लगाए, 1 लगाए, क्वेश्चन ये है, तो आपको उसके लिए पता भी तो होना चाहिए कितना लगाना, आप वहाँ एग्जाम में बैठ के बना नहीं सकते कॉम्बिनेशन, वो पॉसिबल नहीं है। तो एक चीज मैं आपको बता दे रही हूँ, वो याद रख लेना, ठीक है। देखो, एक नॉर अगर आप यूज करोगे तो उससे आप नॉट गेट बना सकते हो, 2 नॉर अगर यूज करोगे तो उससे आप, हम लोग अभी देखें, और गेट बना सकते हो, और 3 नॉर अगर यूज करोगे तो उससे आप एंड गेट बना सकते हो, ठीक है। ये वाला चीज याद रखना है, कैसे याद रखेंगे वो मैं बता दे रही हूँ। अगेन, एक नैंड गेट के यूज से आप नॉट गेट बना सकते हो, 2 नैंड गेट के यूज से आप एंड गेट बना सकते हो, एंड 3 नैंड गेट के यूज से आप और गेट बना सकते हो। इसको आप याद रखना, ये देखो NOA, ठीक है, NOA, ये जो NO है ये नॉर का NO से मैच करता है, ठीक है, तो आप याद रखना नॉर गेट से NOA बनेगा, तो मतलब नॉट और एंड, 1 2 3। सिमिलरली इसमें आप देख सकते हो NaO, ये देखो NaO, तो ये जो Na है ये नैंड के जैसा है, NaND, नैंड, राइट, तो ये 1
1 2 3 मतलब 2 नैंड गेट से एंड गेट बनेगा, 3 नैंड गेट से और गेट बनेगा, 1 नैंड गेट से नॉट गेट बनेगा। इस तरह से आप याद रख लेंगे, ठीक है। तो कितना नैंड गेट से एंड बनेगा? 2 नैंड गेट से एंड बनेगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। A spring with spring constant K is divided into 2 equal parts. The spring constant of each part. ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो ये आप याद रखो। जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है K, that is inversely proportional to length of the spring, ठीक है। ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट का प्रोपोर्शनैलिटी का इक्वेशन। ये चीज आपको ये याद रखोगे तो बहुत मतलब 3-4 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, आई गेस 3 बार तो आया ही होगा, ठीक है, मिनिमम जितना मैं देखी। तो ये वाला इस चीज को याद रखना, K इज प्रोपोर्शनल टू 1/L, ठीक। तो इससे आप क्या देख सकते हो, KL इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट। तो इनिशियली क्या था, लेंथ L था, स्प्रिंग का लेंथ L था एंड स्प्रिंग कांस्टेंट K था, ठीक है, ये था, राइट। तो मतलब KL इक्वल्स टू कांस्टेंट था इनिशियली। फाइनल में क्या हुआ, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मतलब L/2 हो गया। अब आपको K डैश निकालना है, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, K डैश इंटू L/2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये दोनों बराबर कर देंगे तो क्या होगा, KL इक्वल्स टू K डैश L/2। तो K डैश कितना आ जा रहा है, 2K। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। छोटे छोटे ये सब कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है, बट आपको ये फॉर्मूलाज, ये जो K प्रोपोर्शनल टू 1/L होते हैं, ये सब याद रखना है। चलो फाइन, किसी को कुछ डाउट है? मैम मैं नहीं जाऊंगी मैम, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। नहीं टेंशन मत लो, ज्यादा टेंशन मत लो। ज्यादा जो लेंदी क्वेश्चंस आए, आई डोंट नो यहाँ पे अभी कोई बीटेक वाले स्टूडेंट है कि नहीं है, आई गेस है कोई 1-2 जन, ठीक है। जो भी ये जो लेंदी क्वेश्चंस है ना, ये बीटेक में मोस्टली आते हैं, ठीक है, ये सब जो गैल्वेनोमीटर एंड ऑल, ठीक है। तो बीटेक के स्टूडेंट्स को ये सब पे ज्यादा फोकस करना होगा, एंड इतना कॉम्प्लेक्स नर्सिंग के बैच में नहीं आता है, तो आप अगर छोड़ के जाओगे तो चलेगा, बट बीटेक स्टूडेंट्स प्लीज आप थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन में फोकस कीजिए, ठीक है। चलो ठीक है, नर्सिंग में लेंदी आते हैं नहीं, नर्सिंग में जैसे ये स्प्रिंग वाला आ सकता है, ये सब छोटा छोटा जो होता है वो आता है, एंड लेंदी एंड वो गैल्वेनोमीटर वगैरह, इसमें बहुत फॉर्मूलेज लगाने होते हैं, वो सब बीटेक बैच में आते हैं, ठीक है। तो नर्सिंग को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्मूला से जो क्वेश्चन बनते हैं वो करने से हो जाएगा। अरे प्रे नहीं, आप लोग कर लोगे, प्रे तो कर ही रही हूँ, अब मैं इतना 1 साल से पढ़ा रही हूँ, प्रे नहीं करूँगी क्या, हो जाएगा। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा लास्ट सेशन था। अब आप लोग कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी, बट आप लोग PYQs जो भी बाकी क्वेश्चन है सब सॉल्व करके जाइएगा, छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। PYQs और तो कुछ सच नहीं है, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ाया है। अब आप प्रैक्टिस करो, DPPs जितना मैं दी हूँ उसमें से सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो, ये सब करो अपनी तरफ से, अब आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट सबको, वी विल मिस योर क्लासेस मैम, आई विल मिस यू टू। कोई बात नहीं, अच्छा है ना, अब आप लोग कॉलेज जाएंगे, पढ़ेंगे, नई चीज़ें, नई टीचर्स अब मिलेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट।